एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आ गए हैं हम एक और नए सेशन के साथ। और ये जो हमारा सेशन है इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूं। तो टारगेट है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। अरे सर, ये तो पहले भी करवा चुके हो। वो था पार्ट 1, यानी कि पहले शुरुआत के 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। और ये है कौन सा पार्ट? तो ये है आपका पार्ट नंबर 2, यानी कि जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 के बच गए थे इस वीडियो के अंदर उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि हर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो पहली वीडियो में हमने सॉल्व नहीं करा था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एपी चैप्टर है ना वो खत्म हो जाएगा। एपी चैप्टर कहां तक है भाई? 5.3 वाली एक्सरसाइज तक है। तो हमने 5.3 वाली एक्सरसाइज को यहां पे खत्म करके इस चैप्टर को हम यहां पे क्लोज कर देंगे। और आपके जो टर्म 2 के एग्जामिनेशन में एक जो चैप्टर मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बच गया था वो भी हम यहां पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अब ये सारी तो बातें हो गई कि इस वीडियो का टारगेट क्या है। अब जरा कुछ ऐसी बातें बता देता हूं जो मैग्नेट ब्रेन्स की स्पेशलिटी है, सुन लीजिए उसके बारे में भी। तो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे आना है या उसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट क्या है तो वो भी जानते हो, www.magnetbrains.com। और साथ में अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो मैग्नेट ब्रेन्स एक नया चैनल लेके आया है। नाम है चैनल का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। उस चैनल पे जो कंटेंट है, यानी कि मैथ्स हो गई, सोशल हो गई या साइंस हो गई, सारा का सारा कंटेंट हिंदी लैंग्वेज या हिंदी मीडियम में हम अवेलेबल करवाते जा रहे हैं। तो जाइए उस चैनल को भी चेकआउट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस आप देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो। चलिए, तो ये सारी वो बातें हो गई जो आपको बतानी थी। टारगेट क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, बिना देरी के इस सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि 5.3 का सॉल्यूशन है। पिछली वीडियो में 10वें क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो के अंदर 11वें क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। ये रहा 11वां क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं पहले और फिर जो है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि आपके पहले n टर्म्स का सम आपको दिया गया है। कितना दिया गया है सम? ये दिया गया है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या दिया गया है? ये दिया गया है आपको 4n माइनस एन स्क्वायर। अरे वो पेन नहीं चल रहा था इसलिए दूसरा ले लिया जिससे आपको दिखाई दे। ये आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो आपसे सवाल पूछा गया कि आपके एपी का पहला टर्म क्या है। हमको क्या दिया गया है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि पहला टर्म बताओ। और यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया दैट इज S1। इसका मतलब क्या है सर? S1 बताओ, यानी कि पहला टर्म बताओ। पहले टर्म को तो A1 से दिखाते थे, ये S1 कब से पहला टर्म दिखाने लगा? समझाऊंगा जब क्वेश्चन समझाऊंगा। अभी सुनो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि अब सवाल में पूछा जा रहा है कि पहले 2 टर्म्स का सम कितना है, यानी कि A1 प्लस A2 का सम कितना है। यह आपको पहला सवाल पूछा गया। आगे, व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो फिर अगला सवाल पूछा गया कि भाई दूसरा टर्म कितना है वो बता दो, यानी कि A2 बता दो। फिर आगे पूछा गया सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। फिर सवाल को और आगे बढ़ाया गया और पूछा गया कि हमको तो बताओ तीसरा टर्म क्या है, हमको तो बताओ 10वां टर्म क्या है। और इतनी बात आपने कर ही ली है तो हमको nth टर्म भी बता दो। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर काफी सारी बातें और सवाल काफी नया है, क्योंकि ऐसा सवाल ना हमने एग्जाम्पल में किया था और हमने कहीं पे भी नहीं किया था। यानी कि ये सवाल का कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा नया है और जब भी चीज नई होती है तो उसको शुरू से सीखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का मैं आपको एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन यहां पे लिख के दिखा देता हूं। तो चलिए, क्या ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात आप क्या देख सकते हैं? सबसे पहली चीज जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है। तो हम लिख सकते हैं कि जो सम ऑफ n टर्म्स होगा वो कितना होगा? वो होगा आपके पास 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या होगा वो होगा 4n माइनस एन स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहला सवाल है कि फर्स्ट टर्म बताओ। क्या बताओ? फर्स्ट टर्म बताओ। ध्यान से सुनना, ये लॉजिक सीखना बड़ा जरूरी है इसलिए ध्यान से सुनना।
मान लो अगर n की जगह 1 पुट कर दिया तो क्या होगा? मैंने क्या कर दिया? मैंने n की जगह पुट कर दिया 1। क्या पुट कर दिया? n की जगह 1 पुट कर दिया। चलो सर पुट कर दो, तो s1 की वैल्यू क्या होगी? s1 की वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 का क्या? होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो s1 की वैल्यू होगी 4 इंटू 1 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि जब 4 में से 1 घटाओगे तो 3 पाओगे, यानी कि s1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अच्छा, s1 का मतलब क्या है? सर s1 का मतलब है कि पहले टर्म का सम। क्या मतलब है S1 का मतलब? S1 का मतलब है पहले टर्म का सम। अरे ये क्या अजीब सी बात हुई कि पहले टर्म का सम? ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके AP में A1 पहला टर्म है, इसके बाद A2 पहला टर्म है, A3 पहला टर्म है, और इस तरीके से AP चलता चला जा रहा है, तो अगर कोई बोले कि पहले टर्म का सम बताओ, अरे भाई पहले टर्म का सम हम किसके साथ बताएं? जब तुमने एक ही टर्म का सम मांगा है, यानी कि जो टर्म है वही S1 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या बोल दिया मैंने बोला कि अगर कोई मांगे S1 तो S1 का मतलब क्या? पहले टर्म का सम। अब जब टर्म पहला है, खुद अकेला है, उसका सम तो किसी के साथ कर नहीं सकते हो, यानी ये जो S1 का मतलब होता है ना बच्चों, S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। S1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो जब भी S1 ये शब्द देख लेना, ये सिंबल देख लेना, तो समझ जाना ये बात की जा रही है आपके AP के फर्स्ट टर्म की। किसकी बात की जा रही है? तो AP के फर्स्ट टर्म की बात की जा रही है। तो बढ़िया है भाई कि S1 जो है A1 के बराबर आ गया। अरे सर S1 की तो वैल्यू मैंने निकाल रखी है। अगर S1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कितना है निकाला S1? 3, यानी कि 3 बराबर A1। तो 3 बराबर A1 आ गया, इसका मतलब A1 बराबर 3। अरे हमको फर्स्ट टर्म निकालने को बोला था, हमने फर्स्ट टर्म निकाल दिया। कितना निकाला फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म हमने निकाला 3। तो ये लॉजिक आपको सीखना था यहां पे कि S1 का मतलब क्या होता है। तो जब भी S1 देखोगे तो क्या दिमाग में याद करोगे कि भाई जहां पे आया S1 उसका मतलब कि वो है AP का फर्स्ट टर्म। क्या दिमाग में बैठाओगे कि S1 का मतलब क्या? AP का फर्स्ट टर्म। बस इतना याद रखना। तो यहां पे S1 3 है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? AP का 3 है। बढ़िया, अब कहानी थोड़ी सी हम और आगे बढ़ाते हैं। अब बात की गई है क्वेश्चन में कि हमको तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बताओ। क्या बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम कितना है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहां पे। अगर कोई बोले S2 बताओ, तो S2 सर कैसे बता दे? अरे बड़ी आसानी से बता दोगे। कैसे? तो ध्यान से सुनना भाई, Sn का फॉर्मूला तो क्वेश्चन में दिया गया था। क्या दिया गया था कि जो Sn है वो है आपके पास 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या है Sn? तो भाई Sn है आपके पास 4n माइनस एन स्क्वायर, है कि नहीं है? अरे सर बिल्कुल है कि Sn 4n माइनस एन स्क्वायर तो है। अगर इसमें n की जगह क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? n की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर। तो कर दो ना पुट, किसका इंतजार है? तो भाई S2 की वैल्यू हो चुकी है 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। तो S2 की जो वैल्यू हो चुकी है 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 8 में से 4 घटाओगे तो 4 पाओगे, यानी कि जो S2 की वैल्यू तुम 4 निकाले हो, ये कौन है? ये पहले दोनों टर्म्स का सम है। सुनते जाना। तो ये जो पार्ट है ना, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हो गया ओवर कि भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स जो है 4 है। यानी कि हमने क्वेश्चन के 2 हिस्से सॉल्व कर लिए। कौन से 2 हिस्से? पहली बात तो हमने ये कर ली कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो भाई फर्स्ट टर्म 3 है। दूसरी बात हमने ये कर ली कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, तो भाई 4 है। बहुत बढ़िया। अब बात आती है आगे। सुनना, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमें बोला गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब तुमसे पूछ लिया कि ठीक है भाई फर्स्ट टर्म तो निकाल दिया तुमने, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी निकाल दिया, हमको बताओ दूसरा टर्म क्या है, यानी कि सेकंड टर्म क्या है। अब ये सेकंड टर्म की बात कैसे करेंगे? तो सुनिए, सेकंड टर्म की क्या चल रही है? बात चल रही है कि आपको बताना है कि सेकंड टर्म है क्या। तो ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। अभी अभी निकाले हो क्या? तो अभी अभी सर हमने निकाला है सम ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आप कितना निकाले हो? देखो जरा, कितना निकाले हो? 4 निकाले हो। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास 4 है। अरे फर्स्ट टू टर्म्स का सम कैसे करोगे? तो सर फर्स्ट टर्म A1 हो गया, सेकंड टर्म A2 हो गया। तो जब सर आप A1 प्लस A2 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं ना भाई? आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है। फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A1 और A2। जब A1 प्लस A2 करोगे तो 4 पाओगे कि नहीं पाओगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर कि जब A1 प्लस A2 करूंगा तो मेरे को तो 4 मिल जाएगा। यानी कि
a1 प्लस a2 हो गया आपके पास 4। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, a1 की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है? 3 निकाल रखी है। तो ऐसा करो ना, ये जो a1 प्लस a2 बराबर 4 निकाले हो, इसमें पुट कर दो। क्या पुट कर दे सर? अरे a1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 3 है, अभी निकाली थी। तो इस इक्वेशन में 3 पुट कर दो, तो क्या हो गया? a1 की जगह 3 हो गया। तो 3 प्लस a2 बराबर कितना? 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस 3। अरे वाह, तो 4 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि हमने AP का कौन सा टर्म निकाल लिया? सेकंड टर्म भी निकाल लिया। यही पूछा था क्वेश्चन में क्या? देखो 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 जरा। तो हाँ, यहां पे पूछा था कि व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो लो भाई, हमने AP का सेकंड टर्म भी यहां पे निकाल दिया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब पूछा जा रहा है तीसरा टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ और nth टर्म बताओ। तो सुनना कहानी आगे की, बहुत आसान है, यूं समझ में आ जाएगी। भाई आपने AP का पहला टर्म क्या निकाला? बताइए मुझे। AP का पहला टर्म सर हमारे पास 3 था, और AP का दूसरा टर्म क्या निकाला? 1 निकाला। यानी कि AP को लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? AP को लिख देते हैं। कहां से शुरुआत होगी AP की? फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, फिर कौन है? सेकेंड टर्म। कौन है वो? 1 है। और इस तरीके से AP जो है चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा हमको मतलब नहीं, लेकिन AP का फर्स्ट टर्म तो मिल गया हमको। कितना मिला? फर्स्ट टर्म 3 मिल गया। क्या AP का कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है? अरे बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। दो टर्म्स को ले लीजिए, पास पास वाले, और आगे वाले में से पीछे वाले को, यानी कि 1 में से 3 को घटा दीजिए, -2 पा लीजिए। यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना सर जी, वो आ चुका है -2। कितना आ चुका है कॉमन डिफरेंस? वो आ चुका है -2। तो फर्स्ट टर्म आ गया 3, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अरे सर, nth टर्म का फॉर्मूला जो है ना, मेरे को मालूम है। क्या मालूम है तुमको? nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है? हाँ सर, बिल्कुल मालूम है। nth टर्म का फॉर्मूला an जो होता है AP में, वो होता था a1 प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। यही होता था कि नहीं होता था? अरे बिल्कुल होता था सर। an इज इक्वल टू a1 प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। अब मेरी बात सुनना, ऐसा करो ना, a1 की जगह 3 पुट कर दो, d की जगह -2 पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। तो a1 की जगह हमने पुट कर दिया यहां पे 3, ये n-1, n की जगह तो अभी हमें नहीं मालूम, पर d की जगह क्या पुट कर सकते हैं? -2 पुट कर सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो an की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। अरे ये माइनस है, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो ना, तो -2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा -2n। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा सर। जब ये -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो खुद देखो, माइनस इंटू माइनस क्या? प्लस बनेगा, और 2 इंटू 1 क्या? 2 बनेगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 10वीं के बच्चे हम, इतना हमको आना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो an की जो वैल्यू है वो बन चुकी है 3। अब इस प्लस को अंदर छोड़ दें, चलो छोड़ दो सर, तो ये बन जाएगा -2n प्लस 2। बढ़िया। अब सॉल्व करते हैं तो an की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 प्लस 2 कितना? ये 5 बन गया। तो ये बन चुका है आपके पास 5 -2n। क्या बन चुका है? an बन चुका है आपके पास 5 -2n। अरे सवाल में nth टर्म पूछा था क्या? बिल्कुल पूछा था nth टर्म। जरा लास्ट में देखिए, आपसे पूछा गया था कि nth टर्म बताओ, तो लो भाई हमने nth टर्म बता दिया, और कितना पाया? 5 -2n पाया। अब सुनो कहानी, अब हमें क्या निकालना है सर? तो अब क्वेश्चन में आपको निकालना है, देखो जरा, तीसरा टर्म और 10वां टर्म। तो सुनना भाई, हमें निकालना है कौन सा टर्म? तीसरा टर्म निकालना है, और कौन सा निकालना है? 10वां टर्म निकालना है। तो भैया तीसरा टर्म और 10वां टर्म आएगा कैसे? अरे कोई टेंशन की बात नहीं है सर। an की वैल्यू निकाले हो आप, nth टर्म की वैल्यू निकाले हो आप। कितना निकाले हो? देख लो भाई, 5 -2n मैंने अभी अभी निकाला। तो आपको a3 चाहिए ना, कोई बात नहीं, n की जगह क्या पुट कर दो सर? 3 पुट कर दो। लो भाई पुट कर दिया। तो a3 की वैल्यू आ चुकी है 5 -2 इंटू 3। कितनी आ चुकी है? 5 -2 इंटू 3। सॉल्व कर दें? चलो सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 हो गया, 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6 हो गया। तो 5 में से 6 घटाओगे, -1 पाओगे। यानी कि जो थर्ड टर्म है वो कितना आ गया? वो आ गया है -1। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालना पड़ेगा। अब सर ये 10th टर्म के लिए क्या करें? अरे तो वापस से ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना। क्या है nth टर्म का फॉर्मूला? तो nth टर्म का फॉर्मूला है आपके पास 5 -2n। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए 10th टर्म, यानी कि n की जगह क्या पुट करेंगे आप? n की जगह आप पुट कर देंगे 10। चलिए पुट कर देते हैं। तो a10 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5 -2 इंटू 10। कितनी आ चुकी है? 5 -2 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a10 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5, और 2 10 होता है 20। तो 5 में से 20 घटाओगे, कितना पाओगे? -15 पाओगे। यानी कि जो आपका 10th टर्म है वो आ चुका है -15।
15, जो आपका थर्ड टर्म है वो आ चुका है -1, जो आपका nth टर्म है वो आ चुका है 5 - 2n। फर्स्ट टर्म पहले निकाल चुके हो, सेकंड टर्म बाद में निकाल चुके हो, और उससे पहले आप यहां पे कॉमन डिफरेंस वगैरह आपने उधर बात कर ली थी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी बात कर ली, और लो जो जो चीजें हमें निकालने को बोली गई थी वो हमने यहां पे निकाल दी। तो अगर आपने इतना समझ लिया यानी कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये ऐसे जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, बोर्ड ज्यादा प्रेफर करता है पूछने के लिए। क्यों बोर्ड ऐसे क्वेश्चन ज्यादा प्रेफर करता है? तो इस क्वेश्चन की खास बात यह थी कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गिवन थी। ये थी इस क्वेश्चन की खास बात कि सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक बात गिवन थी, और देखो पूरी कहानी आपसे लिखवा ली उन्होंने। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि हम क्यों ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जिसमें हम छोटी सी बात बोले और बच्चे से पूरी बातें पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ चुका है। अगर नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड कर लो, स्टार्टिंग में चले जाओ जहां पे मैंने पहले क्वेश्चन समझाया, फिर जो है डिटेल में सॉल्यूशन समझाया। आई होप कि कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई इशू नहीं है तो ऐसा करो, वीडियो को सुकून से पॉज करो। ऐसा नहीं भाग मत जाना कि अरे अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करवाया सर ने। हमको सीखना है बेटा, ऐसा नहीं करना हमको कि हमको बस रट लेना है कि सर ने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। इससे काम नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। हमको क्वेश्चन को सीखना है। अब सीखने के लिए क्या करना है? तो सीखने के लिए सुनो, जो बोल रहा हूं करना। वीडियो को सुकून से पॉज करो, कर दो पॉज। अरे मेरी बात सुन के करना पॉज। पॉज करने के बाद सुकून से क्वेश्चन लिखो। अब ये मत सोचना अरे सर क्वेश्चन बुक में तो गिवन है, क्यों लिखूं मैं? अरे लिखो भाई तुम। जब तक तुमने क्वेश्चन लिखा नहीं तब तक तुमको समझ कैसे आएगा क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोली गई है? लिखो क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस चल रही है तो लिखो क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूरा लिखने को नहीं बोल रहा हूं मैं, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको अलग अलग से लिखो। इंफॉर्मेशन तो एक ही है सर, तो लिख दो वो इंफॉर्मेशन। उसके बाद अब ये पूरा सोल्यूशन आप लिखिए सुकून से। हर स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। लिख लिया? चलो बढ़िया। अब इधर आ जाओ, इधर भी सारी बातें आप लिखो। उतनी अच्छी हैंडराइटिंग तो नहीं है मेरी, पर फिर भी जितनी है उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। तो इन सारी चीजों को भी आप यहां पे नोट डाउन करिए। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो अब जो है हम इसको हटा सकते हैं। लो भाई, इसको भी हटा दिया हमने, यहां पे आके हमने इसको भी हटा दिया। तो अब जो है ना ये क्वेश्चन संपूर्ण हो जाता है। और अब 11वें के बाद बारी है किसके? 12वें की। तो जरा फटाफट 12वां पढ़ लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए जरा अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ने से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन मिले तो भाई पहले उसको पढ़ लो, सुकून से पढ़ो। आधा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। चलो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। यानी कि आपको 6 से जो डिविजिबल होते हैं ना नंबर्स, और वो नंबर भी कौन? इंटीजर। और कौन? पहले 40 जो कि पॉजिटिव है। क्या क्या बोल दिया सर, कुछ नहीं समझ आया? थोड़ा अच्छे से समझाओ। तो सुनो भाई, पहला नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है, जो कि पॉजिटिव भी होना चाहिए? कंडीशन सुन लो, पहला नंबर कौन सा है जो कि 6 से डिविजिबल है, जो कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए? तो तुम 6 का टेबल पढ़ोगे और याद करोगे कि सर 6 1 जो होता है ना 6 होता है। यानी कि जो 6 है वो पहला नंबर है जो कि किससे डिविजिबल है? जो कि 6 से डिविजिबल है। ऑब्वियस सी बात है। दूसरा नंबर कौन सा होगा सर? तो 6 2 सर 12 हुआ करता था। यानी कि जो दूसरा नंबर है वो 12 होगा। ऐसे ही जाओगे तो तीसरा नंबर तुम्हें 18 मिल जाएगा और ऐसे तुम चलते चले जाओगे। बेसिकली ये 6 का टेबल है। लेकिन इस टेबल में समस्या ये है कि तुमको 10वें के बाद रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते जाना है। मालूम है कहां तक बढ़ना है? तो 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 40 बार 6 का जो टेबल है वो लिखना पड़ेगा। अब खुद सोच के देखो, इतनी बार लिखने जाओगे तो कब खत्म होगा वो? तो इसीलिए, और बस टेबल लिखना नहीं है, उसके बाद जितने नंबर लिखे हैं ना उन सबको जोड़ना भी है। अरे बाप रे बाप, यानी कि 10 तक तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। पहले तो 40 तक टेबल लिखो और फिर सारे नंबर को जोड़ो, हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे? हम बड़ा ही सिंपल सा काम करेंगे। क्या सिंपल सा काम करेंगे सर? तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे। तो चलिए जरा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। ये जो आपके सामने मैंने सीरीज लिखी है, क्या ये एपी है? अरे देखो भाई, कैसे चेक करेंगे? तो जब 12 में से 6 घटाओगे, इन दोनों में से घटाओगे, आगे में से पीछे, ऑब्वियस सी बात है 12 में से 6, कितना पाओगे? 6 पाओगे। जब 12
12 में से 18 घटाओगे कितना पाओगे? वापस से 6 पाओगे। यानी कि जब भी डिफरेंस निकाल रहे हो तो क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। और अगर जब कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि वो कौन है? अरे सर वो एपी है। अब एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, क्यों ना इसका फर्स्ट टर्म निकालें। चलिए ये जो 6 है आपके एपी का कौन है? फर्स्ट टर्म है। तो हम लिख देंगे कि जो एपी का फर्स्ट टर्म A1 है वो कितना है? वो आपके पास 6 है। बहुत बढ़िया। अगर अरे हाँ सही है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मालूम है मैं कंफ्यूज हो गया कि फर्स्ट टर्म भी 6 है और कॉमन डिफरेंस भी 6 है। बिल्कुल फर्स्ट टर्म भी 6 है और अगर आप बात कॉमन डिफरेंस की करोगे तो वो भी आपके पास कितना है? 6 है। तो दोनों आपके पास 6 और 6 आ चुके हैं। चलिए अब बात यह है कि आपको सम फाइंड करना है। कहां तक जाना है? तो आपको 40 टर्म्स तक जाना है। कितने टर्म्स तक जाना है? तो 40 टर्म्स तक जाना है। अब भाई 40 टर्म्स तक जाना है यानी कि स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल n की वैल्यू आपके पास 40 हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 40 हो गए। अब इन सब का हम सम कैसे फाइंड करेंगे? तो सुनिएगा, सम निकालने का हमने एपी में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Sn जो होता है वो होता है n अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ A1 और फिर आता है n माइनस 1 इंटू स्मॉल d। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला जो है क्लियर होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई इतनी बार डिस्कस कर लिया, अब तो याद भी हो गया होगा फॉर्मूला। अब इस AP में देखिए जरा, A1 की वैल्यू कितनी है? सर 6 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 6 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40 है। तो कर दो फॉर्मूले में पुट, यानी कि S40 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 40 अपॉन 2। यहां पे क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ A1। A1 देखो 6 है यानी कि 2 इंटू 6। n की जगह वापस से कितना? 40, ये माइनस 1। अरे कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? वो भी 6 है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो S40 की वैल्यू हो जाएगी, 40 को 2 से करना है डिवाइड। अरे भाई 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 पाओगे, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अब 2 को करना है 6 में मल्टीप्लाई यानी कि वापस से 12 मिल जाएगा। 40 माइनस 1 होता है 39। अब 39 को किस में मल्टीप्लाई कर दोगे? 6 में मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ये S40 यानी कि सम ऑफ तो फाइंड करना था, ये बाहर 20 आप रहने दीजिए, अंदर फोकस करिए। ये 12 है। अब 39 इंटू 6, सर 39 इंटू 6 तो हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये 39, ये 6 9 जा 54 का 4, 5 चला गया ऊपर, 6 3 जा 18 प्लस 5 कितना होता है? 23 होता है। यानी कि कितना मिल गया आपको? आपको मिल चुका है 234। कितना मिल गया? 234। अब क्या करें सर? अरे भाई 234 में 12 ऐड कर दो। चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये रहा 234, ये रहा 12, ऐड किया 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4 और ये रहा आपके पास 2। यानी कि आंसर आ चुका है कितना? 246। चलिए अब जरा देख लेते हैं। तो S40 की जो वैल्यू है ये देखिए 20 बाहर है, जब आपने ऐड किया तो यहां पे 246 आ चुका है। यानी कि अब आपको 246 में 20 का करना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई। चलो कर लेते हैं भाई। तो 246 में 20 का मल्टीप्लाई करना है सर। अरे सर इतना परेशान मत हो जाओ आप तो सिर्फ इतना करो। कितना करो कि ये 246 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखना जरा, 246 में 2 का मल्टीप्लाई कर लो और आखिरी आंसर में 0 पीछे लगा देना। अब ये तो आता होगा, 10वीं के बच्चे हो आप लोग। तो 246 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 12 का 2, 1 चला गया ऊपर, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, बढ़िया, और 2 2 जा 4। यानी कि आंसर मिल चुका है आपको कितना? आंसर मिल चुका है S40 का आपको 492। हो गया ना आंसर खत्म बच्चों, और कुछ तो नहीं करना। अरे सर एक चीज भूल गए आप, क्या? ये जो 0 था 2 के पीछे वो कहां गया? तो वो बच्चों ये रहा, आपने देखा नहीं। यानी कि सम ऑफ 40 टर्म्स जो आपने निकाले हैं वो कितने निकाल लिए? वो निकाल लिए आपने 4920। बात खत्म, इतना ही करना था। इससे ज्यादा आपको एक भी एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी और मेथड प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो उतना ही ज्यादा चांस रहता है कि वो सही होगा। अगर उसको जितना शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करोगे ना, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जो आपके नंबर हैं वो भी ट्रिक हो जाएंगे और वो भी शॉर्ट रह जाते हैं। इसीलिए ज्यादा शॉर्ट ट्रिक का मत सोचिए कि अरे सर हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं और फिर जो है हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं Sn = n/2 a + l। कर वो भी सकते हो, आंसर सही आएगा। पर मेरा सजेशन रहेगा कि जब सिंपल सा फॉर्मूला है तो डायरेक्ट वैल्यू डालो, आंसर पाओ, इतना परेशान काहे को होना। तो इस तरीके से हमारा जो सवाल नंबर 12 है वो यहां पे होता है खत्म। बढ़िया, क्या करना है भाई? वीडियो को सुकून से पॉज करना है, फिर क्या करना है? जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसको लिखना है और फिर जो है हमको करना है सॉल्व। मालूम है ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर और 4-4
4-4 नंबर में बोर्ड में आते हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन में 3 नंबर वाली कोई बात है क्या? नहीं है, पर बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्योंकि नहीं पढ़ा होता ना एग्जाम में, इसीलिए सोचता है बोर्ड का टीचर कि दे दो यही क्वेश्चन, बच्चों से ये भी नहीं बनेगा। तो आपका बोर्ड का पेपर कोई ऐसा टफ नहीं आने वाला कि अरे बाप रे बाप बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, नहीं आने वाला। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बस आपको लगाना है सिंपल सा दिमाग और पेपर जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिलहाल यहां पे 12वां नंबर क्वेश्चन होता है खत्म। अब 12वें के बाद बारी किसकी आएगी? तो भाई 12वें के बाद बारी आएगी सवाल नंबर 13 की। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं और फिर जो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ लें। चलो भाई पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के जो मल्टीपल्स हैं, पहले 15 मल्टीपल, उनका फाइंड करना है क्या? सम। तो देखो भाई शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत कहां से होगी वो समझना जरूरी है। 8 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है बताओ? 8 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है सर जी? तो पहला मल्टीपल है 8 1 जा 8। अब ये तो मालूम होगा ना भाई। 8 का दूसरा मल्टीपल क्या है? तो 8 2 जा 16। 8 का तीसरा मल्टीपल क्या है? तो 8 3 जा 24। 8 का चौथा मल्टीपल क्या है? तो 8 4 जा 32। और इस तरीके से जो आपका 8 का टेबल है वो चलता चला जाता है। आई होप आपको याद होगा, वरना आप पता चला कि 8 का टेबल ही याद नहीं किए हो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब सुनना, हमें क्या करना है, 15 ये जो ऐसे मल्टीपल्स है ना, 15 मल्टीपल लिखने हैं। कितने मल्टीपल लिखने हैं? 15 मल्टीपल लिखने हैं। और सबका क्या फाइंड करना है हमको? सम। क्या फाइंड करना है हम सबको? सम। अब सर कैसे फाइंड करें हम सम? तो सुनिएगा, इसके सम को फाइंड करने के लिए क्या ये एपी बन रहा है? पहला सवाल तो ये जो आपने मल्टीपल की सीरीज लिखी है, क्या ये एपी बन रहा है? तो देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये देखिए जरा, ये 8 है, ये 16 है, तो 16 में से 8 घटाओगे 8 पाओगे। अब देखो जरा, ये 24 है, 16 है, तो 24 में से 16 घटाओगे वापस से 8 पाओगे। यानी कि डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है? वो 8 है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि ये जो है AP, इसका कॉमन डिफरेंस आ चुका है 8। और अरे इसका फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म भी है इसका 8। बढ़िया, तो हमें दोनों चीजें जो है यहां पे मिल चुकी है। चलो बड़ी अच्छी बात है। अब दोनों चीजें यहां पे मिल चुकी है, हमको निकालना है पहले 15 मल्टीपल्स का सम, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम। कोई बात नहीं, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू क्या हो गई सर? स्मॉल n की जो वैल्यू है वो हो चुकी है कितनी? 15। कितनी हो चुकी है भाई? 15 हो चुकी है। अब हमें निकालना है S15। तो S15 निकालने से पहले हमको Sn का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। Sn जो होता था वो होता था n/2, ब्रैकेट के अंदर आता था 2 टाइम्स ऑफ A1 और फिर आ जाता था n-1 इंटू स्मॉल d। बढ़िया, ये आपके पास बनता था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में क्या करो, S15 निकालना है ना, पहले 15 मल्टीपल्स निकालने हैं ना, तो n की जगह पुट कर देना कितना आप? 15। और A1 की जगह कितना पुट करोगे? 8। कॉमन डिफरेंस की जगह कितना पुट करोगे? 8। चलो जल्दी जल्दी पुट करते हैं। तो लो कर दिया हमने पुट, तो ये बन गया S15, ये बन गया 15/2। ब्रैकेट के अंदर देखो 2 टाइम्स ऑफ A1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कितना? A1 कितना? A1 कितना? 8 यानी कि 2 इंटू 8। n-1 यानी कि वापस से कितना? 15-1। AD कितना है कॉमन डिफरेंस? वो भी 8 है। लो भाई वो भी हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो S15 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15/2। 2 इंटू 8 आप जानते हो 16 होता है, 15-1 14 होता है, तो ये 14 इंटू 8 आपके पास बन गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा ये 14 इंटू 8 है, इस 14 इंटू 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो कैसे करेंगे? तो ये रहा 14, ये रहा आपके पास 8, 8 4 जा होता है 32 का 2, 3 चला गया ऊपर, 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना? 11। तो आंसर कितना आ चुका है? आंसर आ चुका है आपके पास कितना? तो ये देखो 15/2, अंदर कितना? अंदर है आपके पास 112। कितना? अरे सर 112 थोड़ी है, 112 ये 16 है और 14 इंटू 8 जो निकाले हो आप देख लो, सही है ना? 8 4 जा 32 का 2, 3 गया ऊपर, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, सही है। तो ये बन चुका है 16 प्लस 112। बढ़िया। अब क्या करो, इसको आगे सॉल्व करो। पहली बात तो ये कि ये आपने निकाल लिया S15 बराबर बाहर क्या है? 15/2 यानी कि 15/2 और ये 112 प्लस 16 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 112, ये हो गया 16, 6 प्लस 2 8 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, ये 1 बन गया, यानी कि आपके पास बन चुका है 128। यानी कि 15/2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें? 128 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो ये 128 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो।
दो। किसको? ये जो 128 है इसको 2 से डिवाइड कर दो। लो ये है 128, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 6 12, बढ़िया। तो 12 में से 12 गया 0, 8 नीचे आया और 2 4 8, यानी कि डिवाइड करने पे कितना बचा भाई? डिवाइड करने पे ये बच गया 64, यानी कि आपके पास क्या क्या बचा? आपके पास बचा 15 इंटू 64। तो सुनिएगा S15 की जो वैल्यू निकाली हमने, किसकी? S15 की जो हमने वैल्यू निकाली है वो 15 इंटू 64 बचा। अब आपको 64 इंटू 15 करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। चलो जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रफ वर्क वाले साइड में आ जाते हैं। ये 64 है, ये 15 है, 5 4 होता है 20 का 0, 2 चला गया ऊपर, 5 6 30 प्लस 2 32, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 4 4, 1 6 6, ऐड करोगे तो 0, और ये 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि जो फाइनल आंसर है S15 का वो आपके पास आ चुका है, और कितना आ चुका है? तो वो आ चुका है 960। और अगर आप यहां तक पहुंच गए मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो यहां पे सॉल्व हो गए। बस इतनी ही कहानी थी। अगर आप इतना कर लेते हैं यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो डन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा वाला नंबर था? क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे हो जाता है खत्म। अब क्या करना है भाई? सुकून से वीडियो को करना है हमको क्या? पॉज, क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन लिखनी है, ये डिटेल सॉल्यूशन लिखना है, और इस पेज में आके आप इस चीज को भी मेंशन आउट कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा सर, सॉल्यूशन का पार्ट है, कर क्या सकते हैं? करना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 होता है खत्म, और 13 के बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अब सुकून से इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम पढ़ लेते हैं और फिर जो है हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बेसिकली जितने भी ऑड नंबर्स जो 0 और 50 के बीच में आते हैं, आपको उन सभी का सम निकालना है। अब ऑड नंबर समझते हो आप? ऑड नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। याद रखिएगा, ऑड नंबर का मतलब वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा पहला कौन सा ऑड नंबर है जो कि 0 और 50 के बीच में भी आना चाहिए और 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तभी तो ऑड नंबर होगा। तो ऐसा पहला नंबर जो मुझे ख्याल आता है वो है 1। ये जो 1 है 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑड नंबर है, और 0 और 50 के बीच में आता है। अगला नंबर कौन सा है? 2 हो सकता है क्या? 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भाई 2 जो है 2 से डिविजिबल है तो ऑड कैसे हुआ? तो 2 तो नहीं हो सकता। तो 1 के बाद कहानी आ जाती है 3 की। किसकी? 3 की। यानी 3 वो ऑड नंबर है जो 0 और 50 के बीच में है और 2 से डिविजिबल नहीं है, तो डेफिनेटली ऑड है। तो 1 3 हो गया, फिर हम पहुंच गए 5 पे, 5 के बाद 7 पे, और ऐसे जो है हम चलते चले जा रहे हैं। और आखिरी नंबर कहां पे पहुंचेंगे हम? 49 पे। ये जो 49 है ये भी क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है। क्यों 49 एक ऑड नंबर है? तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड हो गया, और 0 और 50 के बीच में है तो हमारा काम भी बन गया। अब हमको क्या करना है? इन सभी का निकालना है सम। क्या निकालना है? इन सभी का सम। अब सम निकालने से पहले देख लेते हैं कि ये जो सीरीज है क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस की बात करनी पड़ेगी। तो इन दोनों टर्म्स में अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 3 में से 1 घटाया 2 पाया, जब 5 में से 3 घटाया तो कितना पाया? 2 पाया। यानी कि हर बार जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 2 आया। तो क्योंकि डिफरेंस सेम है यानी कि ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम लिख देंगे कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 1 हो चुका है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितने हो चुके हैं? वो 2 हो चुके हैं। अब आपको इन सब का क्या निकाल देना है? सम निकाल देना है। पर क्या कोई प्रॉब्लम है सम निकालने में? बिल्कुल एक प्रॉब्लम है। हमको नहीं मालूम ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जो 1 3 5 7 से लेकर 49 तक है, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम इस सीरीज में कितने हैं। समझिए प्रॉब्लम को। हमारे पास टर्म्स हमें मालूम है कि क्या है, हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम है, हमें कॉमन डिफरेंस भी मालूम है, हमें यह नहीं मालूम कि कितने टर्म्स इस एपी वाले सीरीज में है। तो अब ये कैसे पता करेंगे कि कितने टर्म्स इस एपी वाले सीरीज में है? तो कोई टेंशन की बात नहीं, हमारे पास nth टर्म वाला एक फॉर्मूला होता था, और वो जो nth टर्म वाला फॉर्मूला होता था वो कहता था an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो मान लीजिए ये जो 49 है ये आपका हो गया nth टर्म। क्या हो गया? मान लीजिए आपका 49, तो 49 को मान लीजिए ये हो गया आपके एपी का कौन सा टर्म? nth टर्म। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि an जो लिख सकता हूं मैं वो 49 लिख सकता हूं। अरे an का तो फॉर्मूला भी है हमारे पास, क्या? a1 प्लस n माइनस 1d। तो ऐसा करो ना, ऐसा रख दो क्या 49 बराबर, या फिर इसकी जगह ऐसा लिख दीजिए आप
कि A1 प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना 49। ये मैंने क्यों किया, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने an को क्या लिया 49 लिया, और हमने an का फॉर्मूला क्या लिखा A1 प्लस n माइनस 1d, यानी कि ये an और ये an को आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, यानी कि A1 प्लस n माइनस 1d बराबर कितना आ गया 49 आ गया। अब क्या करें, तो भाई अब हमारे पास A1 की वैल्यू गिवन है 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 2, तो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। तो A1 कितना है देखिए जरा 1 है, यानी कि ये आ गया 1, ये n माइनस 1 रहेगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है तो यहां पे हमने 2 लिख दिया, और ये 49 के ऐसे इक्वल हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को तो 1 रहने दो, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो जरा 2 इंटू एन कितना 2n, 2 इंटू माइनस 1 कितना -2 बराबर कितना बराबर 49। अब इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो, ये तो आपके पास 2n हो गया, 1 है और -2 है, तो 1 में से -2 घटाओगे कितना मिलेगा -1 मिलेगा, यानी 2n माइनस 1 बराबर 49 आपको मिल गया। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो -1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजिए, यानी कि 2n की वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस 49, कितनी आ चुकी है 1 प्लस 49, और जब 49 में आप 1 जोड़ोगे तो 2n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50, कितनी आ जाएगी 50, यानी कि हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे कि n जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 50/2, कितना हो जाएगा 50/2, और 50 को 2 से आप डिवाइड कर दो, तो जब आप 50 को 2 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 25, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की प्रॉब्लम थी वो भी हमने यहां पे दूर कर दी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 25 है। अब हमें निकालना है इन सभी टर्म्स का क्या सम, तो सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि SN वाला, सम ऑफ n टर्म्स में 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे, उसमें से अभी मैं दूसरा वाला इस्तेमाल कर लेता हूं, जो कि क्या था, जो कि था आपके पास n/2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस कौन सा टर्म, लास्ट टर्म। अरे फर्स्ट टर्म तो मालूम है हमको कितना, देखो भाई फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, यह हमको मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है क्या, लास्ट टर्म देखो जरा, अरे सर लास्ट टर्म तो यही होगा ना 49, ये जो nth टर्म लिया है यही तो आपका लास्ट टर्म है, यानी लास्ट टर्म जो है वो आपके पास आ चुका है 49, बात खत्म। ये जो इक्वेशन है इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, तो भाई 25 पुट करोगे। चलो वैल्यू फटाफट पुट करते हैं, तो फॉर्मूला एक बार वापस से इस पेज में लिख लेते हैं कि Sn का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास n/2 ब्रैकेट के अंदर A1 प्लस L, और इसमें हमारे पास n कितना पुट करना था, तो n पुट करना था 25, फर्स्ट टर्म कितना था, तो फर्स्ट टर्म 1 था, लास्ट टर्म कितना था, तो वो 49 था। जल्दी जल्दी पुट करेंगे तो S25 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25/2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 49। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो S25 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25/2, और 1 प्लस 49 कितना होता है, सर ये भी 50 होता है। अब 50 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल 25 टाइम्स 50, कोई परेशानी नहीं, यानी कि S25 की जो वैल्यू बन चुकी है आपके पास वो बन चुकी है 25 मल्टीप्लाइडेड बाय 25। अब ये 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है आपको, आप इसको 25 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, अरे सेम नंबर मल्टीप्लाइड है तो होल स्क्वायर तो कह सकते हैं, यानी कि 25 का होल स्क्वायर निकालना है। सर अब 25 का होल स्क्वायर ज्यादातर लोगों को याद रहता है कि 625 होता है, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 जा 25 का 5, 2 चला गया ऊपर, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, बहुत बढ़िया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 का 0, 1 चला गया ऊपर, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अब इसको ऐड कर दो तो 5 और ये 2 और ये 5 प्लस 1 कितना 6, यानी कि जो आंसर है सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स जो आपकी सीरीज थी उसकी कितनी है 625 है। तो अगर आप यहां तक बात कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहां पे पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। तो हमें क्या क्या करना है, सुकून से वीडियो को पॉज करते हुए पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मेंशन करना है। जब ऐसा कर लेते हैं तो हमें लगाना है nth टर्म वाला फॉर्मूला और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद हमको फॉर्मूला निकालना है सम ऑफ n टर्म्स के लिए, तो वो वाला हमने इस्तेमाल किया है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बस इतना करने के बाद आप, आई होप कि आपने लिख लिया है, तो फिर इस पेज पे आ जाइएगा और ये जो कैलकुलेशन है उसको लिख लीजिएगा। तो कैलकुलेशन भी आपने लिख लिया है, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बारी किसकी आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 15 की। अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन है, देखो हमने
हमने 11 से 14 तक करा, बड़े ही सिंपल सवाल थे, कोई ऐसा सच कुछ टफ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन था, सिंपल क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जितने भी सवाल है ना, ये आपके पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है, या बोल लो वर्ड प्रॉब्लम समझते हो ना, कि एकदम मस्त बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दी, इस टाइप के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। अब ये पैराग्राफ के क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पैराग्राफ के अंदर ही अंदर इंफॉर्मेशन रहता है, और हम जो है पैराग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है। इसीलिए अभी वाले जो 5-6 क्वेश्चन है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके टर्म 2 के लिए। क्यों? तो सुनिएगा, टर्म 2 में आपको मालूम होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हम ऐसे पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस की बेसिकली एक छोटी सी तैयारी होगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर, a contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्टर लोग वो होते हैं जो कि किसी काम को करते हैं, यानी या फिर कह लो करवाते हैं वर्कर्स के थ्रू। तो एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्टर था जिसको कोई वर्क मिला। अब क्या होता है, कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर लोग काम में डिले कर देते हैं। मान लीजिए काम 20 दिन का था, तो काम जो है 25 दिन में करके देते हैं। अब ये जो 5 दिन का डिले हुआ, अब जिसका काम था उसको तो दिक्कत होगी कि सर जी आपने 5 दिन का डिले कर दिया। ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्टर था, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इसने अपने काम में कुछ देरी कर दी। अब काम में देरी करने ऐसे मुफ्त में छोड़ेंगे नहीं, उसकी सजा है। क्या सजा है कि अगर मान लो उसने काम में 1 दिन की देरी करी, 1 दिन का देरी मतलब समझिए, मान लीजिए काम खत्म होना था 20 दिन में, लेकिन उसने कितने दिन में खत्म करके दिया, 21 दिन में, तो उसे 1 दिन एक्स्ट्रा लगा। तो जो 1 दिन एक्स्ट्रा का है, कितना पैसा देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ेगा, कितना, 200 रुपए। यानी कि अगर उसने काम 1 दिन ज्यादा लगा दिया काम करने में, काम को खत्म करने में, तो उसे 200 रुपए उस इंसान को देना पड़ेगा जिसका वो काम था। ये रूल डिसाइड हुआ जिससे कॉन्ट्रैक्टर फटाफट काम कर दे। अब बात यहां पे थमी नहीं, मान लो उसने 2 दिन लेट काम करा, यानी कि 20 दिन का काम था उसने 22 दिन में करा, तो पहले दिन का तो 200 दे चुका है। अब मालूम है दूसरे दिन के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 250 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा तुम लेट करोगे उतना हर दिन के हिसाब से हम पैसा बढ़ाते जाएंगे। 1 दिन काम लेट तो कितना, 200 रुपए 1 दिन का। 2 दिन काम लेट तो कितना, पहले दिन का तो 200 और दूसरे दिन का कितना, 250। फिर कहानी खत्म नहीं हुई, मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने 3 दिन काम लेट कर दिया, तो पहले दिन के लिए 200 दे चुका, दूसरे दिन के लिए 250 दे चुका, अब तीसरे दिन के लिए मालूम है कितने देने पड़े उसको देने पड़े 300 रुपीज। लो भाई, यानी कि जैसे जैसे उसका काम करने में देरी होगी उसके हिसाब से उसको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। और इस तरीके से हमको दिया गया है कि जैसे जैसे एक दिन एक्स्ट्रा डिले होगा उसको 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, जो कि आप देख भी सकते हो, पहले दिन डिले पे 200 रुपए, दूसरे दिन डिले पे 250 रुपए, यानी 50 रुपए ज्यादा, और अगर तीसरे दिन काम डिले हो गया तो 300 रुपए, यानी कि 50 रुपए और ज्यादा। यानी कि यहां पे जो सिचुएशन है थोड़ी सी हमें एपी जैसी दिखाई देती दे रही है। कैसे, तो सुनिएगा, जब पहला दिन था, कौन सा दिन था, जब पहला दिन था तो कितना रुपए देना पड़ा उसको, 200 रुपए देना पड़ा। जब दूसरा दिन लेट हुआ तो कितना देना पड़ा, 250 देना पड़ा। मान लीजिए वो थर्ड डे लेट हो गया तो कितना देना पड़ा, 300 देना पड़ा। और इस तरीके से उसका जो काम है चलता चला जा रहा है। बेचारा हर दिन लेट के साथ 50 रुपए ज्यादा देते जा रहा है। देख लो, अगर डिफरेंस करोगे यहां पे तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 50। सिमिलरली यहां पे डिफरेंस करोगे तो कितना मिलेगा आपको फिर से मिलेगा 50। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस सीरीज में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका है, वो 50 आ चुका है। और जो फर्स्ट टर्म है वो तो आप देख ही सकते हैं वो कितना आ चुका है, वो आपके पास 200 आ चुका है। हमको ये एपी नहीं बतानी थी, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो सुनिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि he has delayed the work by 30 दिन, यानी कि उसने काम कितने दिन लेट दिए, 30 दिन लेट काम करके दिया। यानी 20 दिन का काम था, उसने कितने दिन लगा दिए मालूम है, 50 दिन। 1-2 दिन लेट नहीं करा, 30 दिन ज्यादा समय लगा दिया। तो 20 दिन का काम करने में उसने 50 दिन लगाए, यानी कि 30 दिन ज्यादा लग गए। तो आपको क्या पता करना है, तो आपको पता करना है कि कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी समझ लो, फाइन समझ लो, भाई कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ रहा है ना, ये तो फाइन है। तो आपको पता करना है कि जब उसने 30 दिन लेट काम करा तो कितना पैसा कॉन्ट्रैक्टर को फाइन के रूप में देना पड़ा। यानी कि बेसिकली आपको क्या करना है, सम निकालने हैं। कितने के लिए, कितने दिन लेट काम करा उसने, 30 दिन लेट काम करा, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, भाई एपी है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास 30 हो जाएगा।
तो आप तो बस निकाल दो सम टू 30 टर्म्स, बात खत्म, आपका निकल जाएगा कि कितना पैसा उसे देना पड़ा। अब सम टू 30 टर्म्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है तो सुनिएगा, Sn का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि Sn होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ a1 और फिर आ जाता है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। कोई परेशानी नहीं। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें पुट करेंगे। सबसे पहली चीज तो कितने दिन लेट हुआ, 30 दिन, यानी कि स्मॉल n आप पुट कर देंगे 30। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो S30 की वैल्यू हो चुकी है, यहां पे कितना आ गया 30/2। अरे a1 की वैल्यू भी तो मालूम है कितनी 200, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 200। अब सुनते जाना, अरे यहां पे जगह सर थोड़ी सी कम है, तो ऐसा करो कोई बात नहीं, नीचे लिख लो, यहां पे आ जाओ। यहां से जो है हम यहां पे आ गए, तो n की जगह हमने 30 पुट कर दिया, तो S30 की जो वैल्यू है ये बन चुकी है 30/2। कोई परेशानी नहीं। यहां पे 2 टाइम्स ऑफ a1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइडेड बाय a1, a1 देखिए 200, तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 200। यहां पे देखो n-1, अब n कितना है, n 30 है, यानी कि अंदर कितना बना 30-1। और कॉमन डिफरेंस कितना है सर, तो कॉमन डिफरेंस तो सर 50 है। बढ़िया, तो ये जो है हमारे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट हो चुकी हैं। अब हमको इसे करना है सिर्फ सॉल्व, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बाहर क्या है देखो जरा, बाहर है 30/2, तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 पाओगे। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, जब 2 को 200 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 400। कोई परेशानी नहीं। ये 30-1 होता है 29, और 29 में आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 50 को। चलिए इस रफ वर्क को कहां करें सर, इस रफ वर्क को ऐसा करते हैं, अगले पेज पे आ जाते हैं और वहीं से इसको हम आगे सॉल्व करना चालू करेंगे। तो लिख देते हैं सारी चीजें कि S30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है बाहर आपके पास 15, अंदर क्या है सर, अंदर है 400, तो लिख दो अंदर है आपके पास 400। फिर क्या है साथ में, क्या है साथ में है 29 मल्टीप्लाइडेड बाय 50, तो हमने लिख दिया यहां पे 29 मल्टीप्लाइडेड बाय 50। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे रफ वर्क आप जानते हैं कि 29 और 50 का मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं आता सर, तो कर दो आप सर। तो ये रहा आपके पास 29, ये रहा आपके पास 50। चलिए देखिएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों जगह 0 बन गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 9 जा 45, 5 है ना, और 4 चला गया, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, यानी कि ऐड करोगे आप तो 0 और ये 5 और ये 4 और ये 1, यानी कि आंसर आ चुका है 1450। कितना आ चुका है 1450, यानी कि ब्रैकेट के अंदर S30 की वैल्यू हो जाएगी, ये ब्रैकेट के बाहर 15 है, अंदर देखेंगे तो आप 400 है, और अभी अभी इसकी वैल्यू आप निकाल के लाए हो 1450। चलो बहुत बढ़िया। तो अब ये 1450 में 400 को ऐड कर दो, तो ये रहा आपके पास 1450, इसमें हमने 400 को कर दिया ऐड। चलिए अब इसको सॉल्व कर लें। 0 + 0 0 होता है, 5 + 0 5 होता है, 4 + 4 8 होता है, और ये 1 + 0 तो 1 ही होगा। यानी ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बन चुका है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बन चुका है, बाहर तो 15 है और मल्टीप्लीकेशन तो है ही, अंदर बन चुका है आपके पास 1850, यानी कि 15 में आपको 1850 का मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। चलो कर लो भाई, ये एक और रफ वर्क के लिए जगह बना दो। ये आपने 1850 लिख दिया और ये रहा आपके पास 15 का मल्टीप्लीकेशन। चलिए पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 0 0, 5 5 25 का 5, 2 चला गया ऊपर, 5 8 40 प्लस 2 42 का 2, 4 चला गया ऊपर, 5 1 5 प्लस 4 9, कोई इशू नहीं। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 0, 1 5 5, 1 8 8 और 1 1 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 0 ये 5 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 8 17 का 7, 1 चला गया ऊपर, 1 प्लस 1 2, यानी कि जो सम ऑफ 30 टर्म्स है वो कितना बन चुका है, वो आपके पास बन चुका है 27750। और ये जो 27750 बेसिकली कौन है, तो ये 27750 बेसिकली वो पैसा है, वो अमाउंट है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को फाइन के रूप में पे करना पड़ेगा। बेसिकली क्या था, वो जो कॉन्ट्रैक्टर का एपी था हमने बना लिया था, कितना उसका फाइन का जो एपी था वो हमने बना लिया था, और ये जो हमने निकाला है ये बेसिकली है टोटल फाइन जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा,
आप यहां पे क्वेश्चन के पहले पेज पे आ जाइए, जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको मेंशन करिए। इस पेज में जितनी चीजें सॉल्यूशन के रूप में लिखी गई है उन चीजों को भी आप मेंशन करिए। याद रखिएगा ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इस पेज में आ जाइए, पूरा कैलकुलेशन, रफ वर्क सब कुछ लिखिए और फिर जो है आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंचिए। आई होप आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। नहीं लिखा तो वीडियो में पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो और सारी चीजें लिखो। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको केस बेस्ड में भी आते हैं और आपको पैराग्राफ या वर्ड प्रॉब्लम्स में जो आते हैं ना इसी टाइप के आते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो केस बेस्ड होता है ना उसमें एकदम अलग से क्वेश्चन बहुत टफ और कोई उसके लिए स्पेशल तैयारी, कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीख के जाना है एग्जाम में। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे मास्टरी कर लेते हो मैथ्स में, तो फिर ये स्पेशल केस बेस्ड की जो स्टडी होती है, अलग से जो मेहनत होती है, वो उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मेरा तो मानना है बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं, पर टेंशन मत लो, मैग्नेट ब्रेन्स उसमें के लिए भी आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके लिए टर्म 2 एग्जाम्स के लिए केस बेस्ड क्वेश्चन। तो उसको भी हम देख लेंगे, टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। चलिए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है खत्म और अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो चलिए इसको शुभारंभ करेंगे सुकून से पढ़ने से और फिर जो है हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए पढ़ ले क्वेश्चन, पढ़ लो सर क्वेश्चन। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। तो सुनिए क्या किया गया है। बेसिकली कोई प्रिंसिपल था या स्कूल में कोई बहुत बड़ा टीचर था और बच्चों ने जो है एग्जाम में बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बढ़िया नंबर लाए हैं। तो उसने क्या सोचा, प्रिंसिपल सर ने क्या सोचा या बड़े टीचर ने क्या सोचा कि मेरे पास 700 रुपए हैं और मैं जो ये 700 रुपए हैं 7 बच्चों में बांट देता हूं। क्या करता हूं, 7 बच्चों में बांट देता हूं। पर उसने बराबर नहीं बांटे। क्यों नहीं बराबर बांटे भाई? कोई फर्स्ट रैंक लाया होगा, कोई सेकंड रैंक लाया होगा, कोई थर्ड रैंक लाया होगा, तो उस हिसाब से जिसकी जितनी बढ़िया रैंक होगी उस हिसाब से उसने उसको पैसे दिए। फर्स्ट रैंक वाले को ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलेंगे, सेकंड रैंक वाले को थोड़े से कम। इस हिसाब से जो आपका सिस्टम है वो बना हुआ है। तो सुनना, तो पहले स्टूडेंट को आगे इंफॉर्मेशन देख लो। If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes। बेसिकली अब बोला गया है कि मान लीजिए हर प्राइज 20 रुपए कम है अपने पिछले वाले प्राइज से। प्राइस में नहीं बोल रहा हूं, पैसा नहीं बोल रहा हूं किसी चीज का, मतलब दाम नहीं बोल रहा, प्राइस नहीं बोल रहा हूं, प्राइस। प्राइस क्या बोल रहा हूं? प्राइस बोल रहा हूं। तो इसमें बोला गया है कि मान लो पहला प्राइज, मान लो, ऐसा बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ मान लो कि मान लो पहला प्राइस 100 रुपए का है, तो जो अगला प्राइस होगा ना उसमें से 20 रुपए कम, कितना? 80 रुपए। तो उसका अगला जो होगा 80 में से 20 कम कितना? 60। और उसका अगला कितना? 60 में से 20 कम 40। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है। अब हमको करना है इसको सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व? अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है पहले सर ये तो बताओ। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, यानी कि हमको पता करना है कि भाई किस बच्चे को कितना प्राइस गया। यानी कि जो प्राइस था ना 700 रुपए, वो 700 रुपए जब 7 बच्चों में बटे तो किस बच्चे के पास कितना पैसा गया, ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो सुनिएगा, हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की पहले बच्चे से कि मान लो जो पहले बच्चे को प्राइज मिला वो कितना मिला? A1। कितना मिला बच्चे को? पहले बच्चे को प्राइज, पहले बच्चे को प्राइज मिल गया A1। बढ़िया, कोई समस्या तो नहीं। इसने जो है भैया टॉपर था, इसको A1 प्राइज मिल गया, मतलब A1 रुपीस मिल गए। अब जो अगला बच्चा होगा उसको कितने रुपए मिले होंगे? 20 रुपए कम, वो सेकंड रैंक पे आया था। यानी कि जो अगला बच्चा होगा उसको मिले होंगे A1 माइनस 20, कोई परेशानी नहीं। अब इसका अगला बच्चा जो होगा उसको कितना प्राइस मिला होगा? तो देखो अब इस वाले से 20 कम, यानी कि ये वाला देखो कितना है? A1 माइनस 20 है और इसमें से भी कितना घटा दिया? 20 को घटा दिया। तो समझते जाना ये मैंने क्या किया है। तो इस तरीके से जो श्रृंखला है वो चलती चली जा रही है। अच्छा, कहां तक चलती चली जा रही है? तो बच्चे तो सिर्फ 7 है, यानी कि ये जो है कितने टर्म्स तक के हैं? ये भाई आपकी कहानी 7 टर्म्स तक की है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि ये सीरीज ऑफ प्राइजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं। तो पहले बच्चे को अगर A1 दिया तो अगले बच्चे को A1 माइनस 20 और उसके अगले बच्चे को A1 माइनस 20 में से भी 20 कम, और इस तरीके से हम चलते चले गए। कहां तक चलते चले गए? 7 टर्म्स तक चलते चले गए। अब सुनिएगा, मान लो ये टर्म तो आपका A1 है तो कुछ कर नहीं सकते, ये सेकेंड टर्म A2 है और A2 कितना है? बेसिकली A1 माइनस 20 है, इसको लिख दो। अच्छा, इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो जरा उसको देख लेते हैं। चलो,
अब कितना हो गया भाई, ये हो गया a1 माइनस 20। बढ़िया। अब इधर क्या, इसको जरा सॉल्व करो, देखना जरा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये है a1 माइनस 20 और उसमें से फिर से 20 घटा दिया। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, तो ये है a1, ये है कितना a1 माइनस 20 और ये कितना बन जाएगा a1 माइनस कितना 40। और इस तरीके से जो है आप कितने टर्म्स तक जा रहे हैं, आप 7 टर्म्स तक जा रहे हैं। बढ़िया भाई। अब देखना, ये जो आपकी सीरीज बनी है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ये एपी है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट टर्म तो आप देख ही सकते हैं a1 है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो वही पुरानी कहानी, आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को घटा दो। तो आगे वाला टर्म कितना है, तो आगे वाला टर्म है आपके पास a1 माइनस 20, पीछे वाला टर्म कितना है a1, तो इसमें से मैंने इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a1 माइनस 20 माइनस कितना, अरे माइनस a1, देखो a1 माइनस 20 माइनस a1। अब इस a1 से इस माइनस a1 को उड़ा दो, तो आंसर बन जाएगा आपके पास कितना माइनस 20। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका है, वो आपके पास माइनस 20 आ चुका है। तो यहां पे बेसिकली ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है, फर्स्ट टर्म तो a1 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास माइनस 20 है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, सुनिएगा अब क्या करेंगे हम। तो हमें दो ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कौन सा दो ज्ञान, कि पहला टर्म तो a1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास माइनस 20 है। अच्छा, हमें एक और चीज मालूम है कि टोटल प्राइस का अमाउंट कितना था 700। कितने लोगों में बटा है, 7 लोगों में। अरे भाई 700 रुपए 7 लोगों में बटा है, यानी कि जब सातों लोगों के प्राइस को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 700 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वापस से सुन लो, 700 रुपए 7 लोगों में बटा हुआ है। अब जब 700 रुपए 7 लोगों में बटा हुआ है, तो जो 7 लोगों की प्राइस की वैल्यू है उनको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 700 रुपए। ऑब्वियस सी बात है। और कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, यानी कि S7, कौन S7 कितना मिल जाएगा आपको 700। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज थी, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए कि 7 लोगों के प्राइस को ऐड करने के बाद 700 मिलेगा और 7 लोगों के लिए S7 हम लगाएंगे। अब हमें एक और फॉर्मूला मालूम है। कौन सा फॉर्मूला मालूम है, Sn का फॉर्मूला मालूम है। Sn क्या होता है, तो वो होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ a1 और फिर आ जाता है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। बढ़िया। अब इसमें क्या करो, एक एक करके चीजें पुट कर दो। जैसे कि स्मॉल n की जगह क्या पुट करोगे, 7 पुट करोगे। और चलो कर देते हैं पुट। तो S7 की वैल्यू हो चुकी है 7/2। रुको मत, फर्स्ट टर्म की जगह तो फर्स्ट टर्म ही रहने दोगे 2a1। कॉमन डिफरेंस की जगह हम पुट कर सकते हैं, पहले तो यहां पे 7-1 कर दो, कॉमन डिफरेंस की जगह आप यहां पे -20 पुट कर दीजिए। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करें। अरे सर S7 की वैल्यू गिवन है ना 700, तो पुट कर दीजिए 700। ये हो चुका है 7/2। यहां पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ a1 और ये देखो 7-1 कितना, अरे ये तो 6 है और ये कितना -20 है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो 700 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 7/2। ब्रैकेट के अंदर आप फोकस करेंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a1 और 6 इंटू 20। क्या करोगे आप, 6 इंटू 20 करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 20 का टेबल अगर आपको मालूम होगा तो बन जाएगा 120। अब साइन की बात कर लीजिए, तो एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो प्लस माइनस यहां पे बीच में आ जाएगा माइनस, यानी कि S7 यानी फिर ये जो है इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलो देख लो, ये जो 7/2 इस तरफ है RHS में, ये जब LHS में आएगा तो क्या होगा, ये होगा 700 मल्टीप्लाइडेड बाय 2/7। क्या होगा 700 मल्टीप्लाइडेड बाय 2/7। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 2 टाइम्स ऑफ a1 और ये क्या है -120। अब इसको सॉल्व कर लें, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से कैंसिल करोगे तो ये तो 100 में कैंसिल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो क्या बचेगा, ये 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 और राइट हैंड साइड में देखोगे तो बनेगा 2a1 -120। अब 100 इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा भाई 200 बन जाएगा। ये आपके पास 2 टाइम्स ऑफ a1 है, ये -120 है। ऐसा करो ना कि ये -120 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू व्हाट,
2 टाइम्स ऑफ A1। अरे 200 प्लस 120 कितना बनता है? वो बनता है 320 बराबर 2 टाइम्स ऑफ A1, यानी कि A1 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 320 डिवाइडेड बाय 2। कितना? 320 डिवाइडेड बाय 2। अब 320 को 2 से डिवाइड करना है, चलो कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 32/2 कितना होता है? 16 होता है, 0 पीछे लगा रहेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो बन चुकी है कितनी? वो बन चुकी है 160। और ये जो 160 क्या है मालूम है? ये है पहले बच्चे को मिला हुआ क्या? प्राइस। पहले बच्चे को मिला हुआ क्या? प्राइस है ये। और हमको फाइंड क्या करना था? तो हमको फाइंड करना था कि सभी बच्चों को कितना कितना प्राइस मिलेगा। तो पहले बच्चे को कितना प्राइस मिलेगा वो हमने यहां पे निकाल लिया है। कितना मिलेगा पहले बच्चे को प्राइस? तो पहले बच्चे को जो प्राइस मिलेगा कितना, वापस से लिख दो, A1 कितना है? 160 है। बढ़िया, तो पहले बच्चे को भाई 160 रुपए प्राइस के रूप में दे दिए जाएंगे। अब दूसरे बच्चे को कितना देंगे, ये कैसे निकालेंगे? सर ये तो बड़ा आसान काम है, क्वेश्चन में दिया गया था कि पहले बच्चे को अगर 160 है तो अगले वाले बच्चे को 20 रुपए कम, यानी कि अगले वाले बच्चे को कितने? 160 में से 20 कम। अच्छा, इसके अगले वाले बच्चे को कितने? तो सुनना, 160 में से 20 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा? 140। अब अगले वाले बच्चे को कितना? इसमें से भी आप -20 कर दीजिए, यानी कि आपको मिल जाएगा 120, और इसमें से आप -20 कर दीजिए, इसमें मिल जाएगा आपको 100, और इसमें से -20 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 80। अरे सर रुकोगे कब? कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। तो ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, और छठवें बच्चे को कितना दोगे? तो भाई -20 कर दो तो 60, ये 6th बच्चे को 60 रुपए मिल गए, और आपका आखिरी बच्चा 7वां बच्चा, 60 में से 20 घटाओ 40 पाओ, यानी कि ये है अलग अलग बच्चों के मिलने वाला प्राइस। कितने से चालू हुआ? 160 से चालू हुआ, 160 के बाद गाड़ी पहुंची 140 पे, 140 के बाद गाड़ी पहुंची 120 पे, और ऐसे चलती चली गाड़ी, और आखिरी बच्चे को भैया मतलब जिसकी 7th रैंक आई है उसको सिर्फ 40 रुपए मिले। यानी कि सोच लो, पहली रैंक आएगी तो 160 रुपए मिलेंगे, और दूसरी रैंक और 7th रैंक आएगी तो 40 रुपए मिलेंगे। इसीलिए रैंक में थोड़ा तो हमको ऊपर होना पड़ेगा, और रैंक में ऊपर होने के लिए, और ये जो AP लगा रहे हैं वो तो हम सीख ही गए हैं, तो सुकून से क्या करेंगे हम बच्चों? सुकून से हम यहां पे क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, और गिवन इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम कहां जाएंगे? तो हम जो है अगले पन्ने पे आ जाएंगे, फिर इसको लिख लेंगे। जब इसको लिख लिया है हमने सर जी, तो फिर हम इसको भी लिख लेंगे, सब कुछ को लिख लेंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सब कुछ को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। बढ़िया, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन डन है। जी सर डन है। अब सर ये तो था कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 हो गया खत्म, अब कौन सा चालू होगा? तो भाई अब चालू होगा क्वेश्चन नंबर 17। बोला था ना मैंने, वर्ड प्रॉब्लम्स और केस बेस्ड स्टडी, इसी टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आखिरी में है। तो फटाफट जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि बड़ा है इसीलिए हमको बड़े केयरफुली ही रीड करना पड़ेगा, और जो जो इंफॉर्मेशन आता जाएगा उसको हम लिखते चलेंगे, क्योंकि वरना पहले पैराग्राफ पढ़ना और फिर बाद में इंफॉर्मेशन ढूंढने में ना गड़बड़ हो जाती है कहानी। चलिए, In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. बढ़िया बात है भाई, एक स्कूल में बच्चों ने सोचा क्यों ना स्कूल के आसपास हम पेड़ पौधे लगाएं जिससे पोल्यूशन कम होगा। इट्स अ वेरी गुड थिंकिंग। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड में, यानी कि हमको करवाना कुछ और है, और जो ओपनिंग लाइन है ना क्वेश्चन की वो ऑल टुगेदर कुछ नई चीज है, और केस बेस्ड जो है इसी बात पे बेस्ड है। बेसिकली वो आपका ध्यान जो है ना कहीं और भटका देता है, और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमको एयर पोल्यूशन के बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचना है। चलिए, it was decided that number of trees that each section of class will plant will be the same as the class। देखिए अब ये डिसाइड किया गया कि भाई इतनी क्लासेस हैं, भाई स्कूल है तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक होगी, 12 क्लासेस होगी टोटल। अब एक क्लास के अंदर सेक्शंस भी होंगे, तो ऐसा डिसाइड किया गया कि एक क्लास का एक सेक्शन उतने ही पेड़ लगाएगा जो उसके क्लास का नंबर है। मान लो क्लास 1 है और उसका सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए कितने पौधे लगाएगा? सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि वो किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास में है। मान लो क्लास है सेकंड, उसका ही सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए क्लास सेकंड का कितने पौधे लगाएगा? 2 लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सी क्लास है? क्लास 2 है। इसी तरीके से क्लास 3 में कोई सेक्शन होगा, अब मालूम नहीं हमको कितने सेक्शन, मान लो कोई एक सेक्शन की बात कर लेते हैं, कितने पौधे लगाएगा? 3। क्यों? क्योंकि उसका क्लास क्या है? 3 है। तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है
क्लास विल प्लांट, अच्छा उसका एग्जाम्पल दिया है, यानी ये जो लाइन है ना उसका एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल, a section of class will plant one tree, मैंने आपको समझा दिया। a section of class 2 will plant 2 trees, ये भी समझा दिया। and so on till class 12, यानी कक्षा 12वीं तक आपको ऐसे ही करके जाना है। there are 3 sections of each class, यहां पे कहानी जो है ट्विस्ट हो चुकी है, क्योंकि एक क्लास के अंदर कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। आगे बोला गया है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो अब बोला गया है कि कितने ट्रीज स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों द्वारा प्लांट किए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम सारे इंफॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है कि आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से अरेंज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पूछा क्या गया है कि टोटल कितने ट्रीज जो स्कूल के बच्चे हैं वो लगा पाएंगे। चलिए भाई अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होगी, कहानी शुरू होगी आपके क्लास फर्स्ट से। कहां से शुरू होगी, कहानी शुरू होगी क्लास फर्स्ट से। तो जो क्लास लिख देते हैं हम यहां पे, और ये हमने लिख दिया क्लास फर्स्ट। अच्छा क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो मान लो क्लास फर्स्ट का जो सेक्शन पहला वाला है वो ए है, फिर कौन सा है, बी है, और फिर कौन सा है, सी है। अच्छा ए वाला सेक्शन कितने पौधे उगाएगा, भाई 1 उगाएगा। क्यों, क्योंकि वो कौन सी क्लास में है, पहली क्लास में है। क्लास बी वाला कितने पौधे उगाएगा, अरे 2 नहीं सर, 1 ही उगाएगा, ये क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में है। क्लास सी, सेक्शन सी वाला भी 1 पौधे उगाएगा। यानी कि टोटल कितने प्लांट्स प्लांट किए क्लास फर्स्ट ने, तो देखो 1 + 1 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 3। यानी कि क्लास फर्स्ट ने कितने पौधे लगाए, 3 पौधे लगाए। ऐसे ही हम आ जाते हैं क्लास 2 पे। तो क्लास 2 में वापस से कितने सेक्शन, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, या फिर बोल दो ए, बी और सी सेक्शन। अब ए सेक्शन कितने पौधे लगाएगा, तो भाई ए सेक्शन लगाएगा 2 पौधे, बी सेक्शन कितने लगाएगा, 2 पौधे, सी सेक्शन कितने पौधे लगाएगा, 2 पौधे, और सबको ऐड करोगे तो टोटल कितने पौधे लगाएगा आपका क्लास सेकंड, 6 पौधे लगाएगा। अच्छा ये समझ आया ना कि क्यों सेक्शन ए ने 2 पौधे लगाए, तो इसलिए लगाए क्योंकि वो क्लास कौन सा है, 2 का है, इसीलिए उसने अपने क्लास के हिसाब से 2 पौधे लगा दिए, और सबको ऐड करने पे हमको टोटल पौधे 6 मिल गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ जाएंगे क्लास कौन सी पे, क्लास थर्ड पे। तो क्लास थर्ड में कितने सेक्शन, सर जी ए सेक्शन, फिर कौन सा सेक्शन, बी सेक्शन, और फिर आता है आपका सी सेक्शन। ए सेक्शन कितने पौधे लगाएगा, 3 लगाएगा, क्योंकि कौन सी क्लास का है, तीसरी क्लास का है। बी सेक्शन कितने लगाएगा, वो भी 3 लगाएगा, और सी सेक्शन कितने लगाएगा, वो भी 3 लगाएगा। तीनों को ऐड करोगे 3 + 3 + 3 कितना पाओगे, 9 पाओगे। यानी कि क्लास थर्ड ने कितने पौधे लगा दिए, 9 पौधे लगा दिए। और इस तरीके से ये जो सिलसिला है चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तो 12वीं क्लास तक जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो इस इंफॉर्मेशन में हमको क्या पता चला, तो ध्यान से सुनिएगा, हमको यह पता चला कि जो आपका क्लास फर्स्ट है, क्या पता चला हमको कि जो आपका क्लास फर्स्ट है उसने कितने पौधे लगाए, देखिए 3 पौधे लगाए, बढ़िया। जो आपका क्लास, अरे सर पेंसिल लिखो, ऐसे ही लिख दोगे क्या, जो आपका क्लास फर्स्ट है उसने 3 पौधे लगाए, जो क्लास सेकंड है उसने कितने लगाए, 6 पौधे लगाए, और जो क्लास थर्ड है उसने कितने लगाए, 9 पौधे लगाए, बढ़िया। और इस तरीके से डॉट 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 करके चले जाओ। कितने टर्म्स तक जाओगे, 12 क्लास हैं तो कितने टर्म्स तक जाओगे, 12 टर्म्स तक जाओगे। बहुत बढ़िया। क्या ये जो सीरीज है वो एक एपी है, तो ये देखने का बड़ा आसान तरीका है कि आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाला टर्म घटा दीजिए, यानी कि 6 में से 3 माइनस करोगे, कितना पाओगे, 2 पाओगे। अब 9 में से 6 माइनस कर दो, अरे सर 2 कैसे मिल जाएगा, किसी बातें करते हो आप, 6 में से 3 घटाओगे 3 मिलेगा ना, हाँ सॉरी गलती हो गई थी। अब यहां 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना पाओगे, 3 पाओगे। यानी कि जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अब क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कि क्या हो गया, ये तो एपी हो गया, तो ये एपी हो गया। इस एपी में फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3 हो गया, तो हम लिख देंगे कि एपी में हमारा फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, अरे सर वो भी तो 3 है, बहुत बढ़िया। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 12, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल कितने पौधे स्कूल द्वारा प्लांट किए जाएंगे, यानी कि हमको निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। क्या निकालना है इस एपी का, सम ऑफ 12 टर्म्स। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप सम ऑफ 12 टर्म्स लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि कितने पौधे स्कूल द्वारा प्लांट किए जाएंगे। अरे कैसे, अरे पहली कक्षा ने 3 लगाए, दूसरी कक्षा ने 6 लगाए, सबको ऐड कर दो तो टोटल पौधे निकल जाएंगे। अब सम ऑफ 12 टर्म्स हम निकालेंगे कैसे, बड़ा ही साधारण सा काम है। हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि
कि होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ a1, फिर आ जाता है n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्मॉल d। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। n की जगह हम कितना पुट कर देंगे, ध्यान रखिएगा 12 पुट कर देंगे, तो s12 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12/2, यहां पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a1, अरे a1 कितना है 3 है, यानी कि 2 इंटू 3, n की जगह वापस से 12 - 1 और कॉमन डिफरेंस कितना, तो वो यहां पे आ चुका है 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो s12 की वैल्यू हो जाएगी 12/2 कितना होता है सर जी 6 होता है, 2 इंटू 3 कितना होता है सर वो भी 6 होता है, ये प्लस है 12 में से 1 घटाओ कितना पाओ 11 पाओ, और ये 11 इंटू 3 आपके पास है। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो s12 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6, ब्रैकेट के अंदर देखिए जरा, ये है 6, 11 इंटू 3 कितना होता है बच्चों 33 होता है। बहुत बढ़िया, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 है और ये 33 प्लस 6 कितना होगा सर 39 होगा, यानी कि आपको 39 में 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए भाई यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है 39, ये है आपके पास 6, 6 9 होता है 54 का 4 और 5 चला गया ऊपर, 6 3 18 प्लस 5 23, यानी कि जो आंसर है कितना बन चुका है, आंसर बन चुका है आपके पास 234। और ये जो 234 आया है ये क्या है, ये है आपका टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या है ये, टोटल क्या नंबर किसके, पौधों के, जो कि स्कूल द्वारा लगाए गए हैं। क्या ये चीज आपको समझ आ गई? हाँ जी सर ये चीज हमको बिल्कुल समझ आ गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको ये चीज करनी थी, इससे एपी बन जाएगा। जैसे ही एपी बन गया तो भाई आपको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म की बात कर लेनी है और फिर सम ऑफ टिल 12 टर्म्स लगा देना। यही तो होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, और क्या होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, कोई अलग से थोड़ी आते हैं कि अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट हो जाता है, केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 17 यहां पे होता है खत्म, और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 के। ये भी देखो यहां पे फिगर है, इतना बड़ा पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन है, ये भी तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप के आएंगे, कोई अलग अनोखे प्रकार के नहीं आएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। चलो सुकून से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हर एक छोटी से छोटी डिटेल हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center at A of radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure 5.4. सुनिए हुआ क्या है, एक अजीब सा, अजीब तो नहीं पर ये एक शेप बनाया गया है। अब ये जो शेप बनाया गया है, ये शेप बड़ा ऐसे बनाया गया है, ये सेमी सर्कल्स की मदद से बनाया गया है। देखो जरा, ये पहला सेमी सर्कल यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, ये ऐसा पहला सेमी सर्कल बना दिया गया है। और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस सेंटर रखा गया है वो ए रखा गया है, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है देख लीजिए वो 0.5 सेंटीमीटर रखा गया। इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, एक और सेमी सर्कल स्पाइरल बनाया गया, ये जिसको मैंने अभी ब्लू पेन से अंडरलाइन किया, ये एक और सेमी सर्कल वाला स्पाइरल बनाया गया, और इसका जो सेंटर है वो इस बी वाली पॉइंट पे रखा गया, और इसका जो रेडियस है अगर मैं आपको दिखा दूं तो वो 1 सेंटीमीटर है। फिर वापस से एक स्पाइरल बनाया गया, चलिए उसको भी मार्क कर देता हूं मैं। ये देखिए एक वापस से स्पाइरल बनाया गया, ये मैं रेड पेन से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करिए। ये जो तीसरा स्पाइरल है वो बना दिया गया, और इसका भी सेंटर कहां पे, ए पे रखा, और इसका रेडियस देखो, रेडियस रखा गया 1.5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से जो ऑल्टरनेट वाला काम है ना वो चलते चला जा रहा है। अब वापस से एक और स्पाइरल बनाया, ये सब सेमी सर्कल वाले स्पाइरल हैं जो आप देख सकते हैं। वापस से एक और स्पाइरल बनाया गया, और इसका सेंटर कहां, बी पे रखा गया। तो इस तरीके से जो आपका डायग्राम है वो आपके सामने आ चुका है। अब आपको करना क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता करना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो आपको पता करना है कि ये जो टोटल ये फिगर बनेगा ना, इस पूरे फिगर में ये जो छोटे छोटे स्पाइरल्स बन रहे हैं, सेमी सर्कल स्पाइरल बन रहे हैं,
टोटल लेंथ कितनी होगी। लेंथ मतलब देखो सेमी सर्कल है यानी कि सरकमफेरेंस ही उसकी क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। तो मालूम होगा आपको कि अगर कोई सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, उसका जो सरकमफेरेंस है वो क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। तो आपको इस पूरे फिगर का लेंथ निकालना है और ये दिया गया है कि कितने आपके पास सेमी सर्कल है। तो देखो जरा कितने सेमी सर्कल है, 13 सेमी सर्कल है। कितने सेमी सर्कल है, ऐसे 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं। यानी कि यहां पे आपको क्वेश्चन में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातों को लाना पड़ेगा जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपको हिंट भी दिया गया है कि मान लीजिए जो पहला सेमी सर्कल है उसका लेंथ L1 है, जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका लेंथ L2 है। ये जो लेंथ है ना सेमी सर्कल होता है ना, ये बेसिकली होता है आपका कौन, सरकमफेरेंस। तो बेसिकली आपको सरकमफेरेंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके दिए गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करने से, जो कि होता है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये डिस्कस करना इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर एक सर्कल की बात करूं, अब मैं सेमी सर्कल से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, सरकमफेरेंस का मतलब लेंथ होता है, ये अपने दिमाग में अभी फिट कर लीजिए। तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये आपको मालूम होगा। अच्छा यहां पे तो सर्कल है ही नहीं, कौन है, सेमी सर्कल है, यानी कि हमें सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो सेमी सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो अगर सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा आपके पास पाई आर। ये दो तरीके के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। और अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो अभी हम ये सेमी सर्कल वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का आधा होता है। तो फॉर्मूले को भी मैंने 2 से क्या किया, डिवाइड। सर्कल का था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो सेमी सर्कल के लिए सरकमफेरेंस आ गया पाई आर। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके हर सेमी सर्कल का क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे या सरकमफेरेंस निकालेंगे। यानी कि हम शुरुआत करेंगे पहले वाले सेमी सर्कल से जो कि लाल कलर वाला है, फिर पर्पल वाले सेमी सर्कल पे, फिर लाल वाला, फिर पर्पल वाला, और ऐसे जो है हम चलते चले जाएंगे। चलिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल वाले सेमी सर्कल की। तो लाल वाले का लेंथ क्या ले लो आप लेंथ ले लो L1। क्या ले लो लेंथ, आप ले लो लेंथ L1। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर। अच्छा रेडियस क्या पुट करोगे, देखो देखो रेडियस दिया है कितना 0.5, यानी कि पाई इंटू क्या 0.5। अब पाई इंटू 0.5 कैसे करोगे, तो 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या आप, मैं बता देता हूं। जब 0.5 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो ना, तो आपको 1/2 मिलता है। कितना मिलता है आपको, 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से आपको मिलता है 1/2। यानी कि जो लेंथ 1 है वो कितनी आ चुकी है, वो आपके पास पाई/2 आ चुकी है। ये इंफॉर्मेशन आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम निकालेंगे लेंथ 2। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लेंथ 2। ये लेंथ 2 क्या होगा, तो ये जो ये वाला दिख रहा है सेमी सर्कल, जो पर्पल से ये किया है मैंने, इसका लेंथ। अब इसका लेंथ कैसे निकालोगे, देखो भाई लेंथ या फिर सरकमफेरेंस, फॉर्मूला तो सेम रहेगा पाई आर, और पाई की वैल्यू भी सेम रहेगी। वैसे तो हम पुट ही नहीं कर रहे हैं। रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए जरा, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे 1 आप पुट कर दीजिए, और जो लेंथ है वो बन चुका है आपके पास पाई। बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले सर्कल पे, सर्कल नहीं सर सेमी सर्कल पे। अगर तीसरे वाले पे आओगे तो लाल से आपको दिखाया है मैंने, इसका लेंथ या सरकमफेरेंस क्या होगा, वापस से पाई आर। अरे भाई पाई तो सेम है, रेडियस बताओ, तो रेडियस अगर देखोगे तो वो 1.5 है, तो यहां पे हम 1.5 को पुट कर देते हैं। अरे 1.5 फ्रैक्शन में कितना होता है, तो 1.5 फ्रैक्शन में होता है 3/2, यानी कि ये बन चुका है पाई मल्टीप्लाइडेड बाय 3/2। और सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 3π/2। कितना बन जाएगा, 3π/2। और इस तरीके से ये सिलसिला जो है चलता जा रहा है। कहां तक चलेगा, तो 13 सेमी सर्कल्स हैं। सर आपको कैसे मालूम 13 सेमी सर्कल है, तो देखो लिखा हुआ है 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ये कहानी 13 सेमी सर्कल्स तक जाएगी। अब हम 13 तक निकालते जाएंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम थोड़ा एपीओपी का यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि लेंथ क्या क्या आए हैं। तो पहला लेंथ कितना आया है बच्चों, पहला लेंथ है आपके पास π/2। चलो लिख देते हैं, पहला लेंथ है आपके पास कितना, π/2।
बाई 2। दूसरा लेंथ देखिए कितना है, पाई, बहुत बढ़िया। तीसरा लेंथ कितना है आपके पास, 3 पाई बाई 2 है। और इस तरीके से ये कहानी ऐसे बढ़ते चली जा रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सीरीज आपके सामने बन रही है ये कोई और नहीं, ये बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता चलेगा, तो पता वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी सुन लो, वही कॉमन डिफरेंस निकाल के पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, पाई और किसको, पाई बाई 2 को, आगे में से पीछे वाला। तो जब पाई में से आप पाई बाई 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो मैं सब्सट्रैक्ट करना सिखा देता हूं, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 1 है, मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू 2 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इधर 1 को इधर, तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस का साइन बीच में और फिर 1 इंटू पाई, अरे 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा भाई, पाई ही बनेगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, तो ये ऊपर बनेगा देखो 2 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 एप्पल में से 1 एप्पल, कितने एप्पल, 1 एप्पल, यानी कि एप्पल नहीं है भाई, पाई है, समझ लो क्या पाई है। 2 पाई में से 1 पाई गया तो पाई बचा और 1 2 जा कितना बचा, 2 बचा, यानी कि यहां पे जो डिफरेंस आया आपके पास वो कितना आया, वो आपके पास कितना आया सर, अरे सर जल्दी बताओ कितना आया, पाई बाई 2 आया। सिमिलरली अगर यहां पे भी डिफरेंस निकालोगे ना तो वो भी पाई बाई 2 आएगा, और इस तरह जितने भी डिफरेंस आप निकालोगे कितने आएंगे, पाई बाई 2 आएंगे। यानी कि ये कौन है, ये आपका एपी है। और इस एपी का आपके पास फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो जो सबसे शुरुआती होता है वही फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास एपी का पाई बाई 2, और आपने एपी का कॉमन डिफरेंस भी निकाला है, अरे कॉमन डिफरेंस पाई बाई 2 ही है, तो एपी का फर्स्ट टर्म है पाई बाई 2 और कॉमन डिफरेंस भी क्या है, पाई बाई 2 है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास एपी की दोनों चीजें आ चुकी हैं, क्या क्या आ चुकी है, हमारे पास एपी का फर्स्ट टर्म आ चुका है कितना, पाई बाई 2 आ चुका है, हमारे पास एपी का कॉमन डिफरेंस भी कितना आ चुका है, पाई बाई 2 आ चुका है, और लेंथ का ही है ये जो टर्म्स है क्या है, लेंथ है। आपको क्या निकालना था, आपको टोटल लेंथ निकालना था, क्या निकालना था आपको निकालना था टोटल लेंथ। किसका टोटल लेंथ निकालना था, तो भाई जो स्पाइरल बनी है उसका आपको निकालना था टोटल लेंथ। तो जो इतनी बड़ी स्पाइरल बनी थी उसका अगर आपको टोटल लेंथ निकालना है तो बेसिकली जितने छोटे छोटे L1 L2 L3 आए हैं इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब L1 L2 L3 कितने ऐड करोगे, कितने L थे, कितने छोटे छोटे लेंथ थे, 13 छोटे छोटे लेंथ थे, यानी कि जो आपका स्मॉल n हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, वो कितना हो गया, 13 हो गया, यानी कि Sn सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, वो होता है n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ a1 और फिर आ जाता है n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, पहली बात तो इसमें n की जगह क्या पुट करोगे, 13, a1 की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाई 2, कॉमन डिफरेंस की जगह क्या पुट करोगे, पाई बाई 2। चलो फटाफट पुट करते हैं। S13 की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो 13 बाई 2, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a1, a1 यानी क्या, पाई बाई 2, और इधर देखो जरा, ये बनेगा 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या, पाई बाई 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालनी थी वो S13 हो गई। 13 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हो तो 13/2 रहने दो। अरे इस 2 को इस 2 से तो कैंसिल कर सकते हो, ये पाई बन गया। 13 माइनस 1 कितना होता है, 12 बन गया, और ये 12 इंटू पाई बाई 2 होता है। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो S13 की जो वैल्यू है वो बन चुकी है 13/2, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बहुत बढ़िया, ये बन चुका है पाई और ये बन चुका है 6 पाई। इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो देखो S13 बन चुका है आपके पास क्या, ये है कितना, 13/2, अंदर कितना देखो 6 पाई और पाई कितना बन गया, 7 पाई बन गया। यानी कि अब आपको इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए जरा, आप क्या कर देना, आप 13 इंटू 7 कर देना, और ये पीछे पाई है डिवाइडेड बाई 2 कर देना। 13 इंटू 7 करोगे तो कितना बनेगा, 91/2 पाई बनेगा। कितना बनेगा, 91/2 पाई बनेगा। तो सम ऑफ 13 टर्म्स जो है वो कितना आ चुका है, 91/2 पाई आ चुका है। और यही चीज थी जो हमें निकालनी थी, जो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल है ना, यही है। तो अगर आप इतना कर देते हैं यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। हाँ, इसमें एक छोटा सा काम आप और कर सकते हो, ये जो 91 है इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 91 को 2 से डिवाइड करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूं। अच्छा नहीं छोड़ूं, मैं ही कर दूं, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि जब 91 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 45.5। क्या मिल जाएगा, 45.5, और पीछे पाई तो है ही,
क्या क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दी गई है? हाँ बिल्कुल, हमें पाई की वैल्यू दे दी गई है 22/7। चलो ऐसा करो, इसको 45.5 मत पुट करो क्योंकि हमें पाई की वैल्यू दी गई है, तो ऐसा करते हैं पाई की जगह हम डाल देते हैं 22/7। बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का टेबल आता है क्या? मुझे आता है 7 1 7, 13 7 91, 2 1 2, 2 11 22, यानी इस 13 की वैल्यू हो चुकी है। देखिए कितना बचा, 13 बचा और 11 बचा, यानी कि 13 इंटू 11 आपको करना पड़ेगा। चलो भाई 13 इंटू 11 कर लेते हैं, तो 1 3 3, 1 1 1, 1 3 3, 1 1 1, ऐड कर दो 3 3 + 1 4, यानी कि आंसर आ चुका है आपके पास कितना? 13 स्फीयर बोल रहा हूं, सेमी सर्कल का जो टोटल लेंथ है वो बन चुका है 143। अरे यूनिट क्या लगाओगे? तो रेडियस की यूनिट देखो, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है, यानी कि यहां पे जो यूनिट है वो भी क्या लग जाएगी? सेंटीमीटर लग जाएगी। और यहां पे जो क्वेश्चन है आपका आसानी से खत्म हो जाता है। आपको इससे ज्यादा और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं यानी कि आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो अब सुकून से क्या करिए, वही चीज जो आप बार बार करते हैं, पहले सुकून से ये सारी इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें आपने निकाली है स्पाइरल के बारे में। डायग्राम को जरूर अच्छे से बनाना क्योंकि डायग्राम के बिना बात नहीं बनेगी। चलो अब इसको लिख लिया है तो अगले पेज में आ जाओ। यहां पे यही था क्या अगला पेज? नहीं नहीं नहीं, पीछे था। तो फिर उसके बाद ये लिख लीजिए जहां पे हमने अलग अलग लेंथ निकाले हैं, क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस और जो एपी वाली बात की है उसको भी लिख लीजिएगा। आई होप आपने इसको लिख लिया। तो इसको लिखने के बाद आ जाइए आप कहां? आ जाइए आप अगले पेज पे। और ये जो फाइनल कैलकुलेशन है इसको भी आप सब कुछ लिखिए, कुछ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस बेस्ड में यही टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारे इस क्वेश्चन की यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की कहानी होती है खत्म। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है तो आ जाते हैं ना, कहां जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 19 है देख सकते हो, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, एक फिगर भी बढ़िया सा बना हुआ है, यानी कि भाई यहां पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? एपी का कॉन्सेप्ट है, एपी का चैप्टर है, वही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो फॉर्मेट है वर्ड प्रॉब्लम या केस बेस्ड फॉर्मेट में है। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम जरा स्टार्ट करते हैं। 200 logs are stacked in the following manner, यानी कि लॉग्स समझते हो? लॉग्स मतलब समझ लो लकड़ी की जो होती है ना, गोल गोल लकड़ी, जैसे डायग्राम में देख सकते हो आप, ऐसे एक लकड़ी है गोल गोल सा लंबा सा, और ऐसे टोटल कितनी लकड़ियां हैं? तो 200 ऐसे वुडन आपके पास लॉग्स हैं। बढ़िया, 200 हैं टोटल। कितने हैं? 200 हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। ये देखिए, ये जो बॉटम वाला रो दिख रहा है आपको, ये है आपका बॉटम वाला रो। ये बॉटम वाले रो में कितने लॉग्स हैं? तो 20 लॉग हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद इससे ऊपर वाले में कितने हैं? 19 हैं। कितने हैं? 19 हैं, ये यहां पे दिया है। इसके ऊपर वाले में कितने हैं? 18 हैं। और ऐसे जो है ये चलता चले जा रहा है, खत्म नहीं हो जाता ऊपर, ऐसे ये मूव ऑन करते जाता है। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ कि ऐसे भाई कितने रोज होंगे और कितने लॉग्स हैं? 200 लॉग्स को ऐसे कितने रोज में फिट किया जा सकता है, और जो आखिरी रो होगा उसमें कितने लॉग होंगे? क्वेश्चन समझे? दो सवाल हैं यहां पे। पहला सवाल है कि भाई टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने थे? 200 थे। तो ये 200 लॉग को ऐसे रखने में, कैसे रखने में कि पहले वाले में 20, अगले वाले में 19, अगले वाले में 18, ऐसे कितने रोज लगेंगे, और साथ में ये बताना है कि आखिरी वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉग होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक बार हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। जो आपका सबसे पहला वाला लॉग, और ये जो लॉग का रो है उसमें कितने हैं? तो उसमें आपके पास हैं 20। अगले वाले में कितने हैं? अगले वाले में है 19। अगले वाले में कितने हैं भाई? 18। अच्छा, अगले वाले में कितने होंगे? 17। और इस तरीके से सिलसिला चलता जा रहा है। अच्छा, कितने टर्म्स तक जा रहा है ये तो हमें दिया नहीं है। तो नहीं दिया है तो ऐसा कह लो कि नंबर ऑफ रोज जो है n है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितने हैं आपके पास? n है। चलिए, अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब 20 में से आप -1 करते हैं तब 19 पाते हैं, जब 19 में से -1 करते हैं तो 18 पाते हैं, 18 में से -1 करते हैं तो 17 पाते हैं। यानी कि ये कौन है? ये है आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कि 20 है, और आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है? -1 है। तो ये दो चीजें आपने यहां पे निकाल ली। अब आपके पास एक और चीज है, क्या? कि टोटल लॉग्स कितने हैं। बेसिकली जो टोटल लॉग्स होगा वो कैसे निकलेगा?
तो भाई फर्स्ट रो में 20, सेकंड रो में 19, तीसरे में 18 और इन सबको जब ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लॉग्स निकल आएंगे। यानी जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है ना वो बेसिकली मालूम है कौन है, सम ऑफ n टर्म्स हैं। कितने हैं वो, सम ऑफ n टर्म्स। ये n क्या है, n बेसिकली है नंबर ऑफ रोज, कह लो क्या है n को कह लो नंबर ऑफ रोज कह लो, या इसको आप नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हो, जो आपको सही लगे आप बोल सकते हो। नंबर ऑफ रोज बोल लो, नंबर ऑफ टर्म्स, आप दोनों ही इसको बोल सकते हो। ये है आपका कौन, ये है आपका स्मॉल n। अब Sn यानी कि टोटल सम की वैल्यू आपको कितने गिवन है, वो आपको गिवन है 200। अच्छा फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना था नंबर ऑफ रोज पहली चीज, और जो दूसरी चीज फाइंड करनी थी कि लास्ट रो में, यानी कि जो लास्ट रो होगा लकड़ियों का, उसमें कितनी लकड़ियां या कितने लॉग्स होंगे, यानी कि बेसिकली आपके पास लास्ट टर्म या nth टर्म आपको फाइंड करना था। अब nth टर्म को फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले ये स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ रोज को फाइंड करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है Sn का। Sn होता है n/2 यानी कि n/2, और अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ a1, और फिर अंदर आता है n-1, और यहां पे आता है आपके पास कॉमन डिफरेंस d। चलिए अब इसमें ज्यादातर वैल्यूज तो हम जानते हैं, क्या देखो जरा, n की वैल्यू हम नहीं जानते, वो हमें निकालना है। फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं, कॉमन डिफरेंस तो हम जानते हैं, अरे भाई Sn की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो चलो पुट कर दो। Sn की जगह हमने पुट कर दिया 200, स्मॉल n हम नहीं जानते, अरे फर्स्ट टर्म जानते हैं हम कितना 20, तो लो भाई हमने 20 पुट कर दिया। n-1 को n-1 रहने दो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम जानते हैं -1। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बनने की शुरुआत जो है हो चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये रहेगा आपके पास 200, ये आ चुका है आपके पास n/2, अंदर सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 20 होगा 40, और इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो -1 इंटू n -n, -1 इंटू -1 +1। बहुत बढ़िया। अब इसको ओपन अप करते हैं ब्रैकेट को, अंदर वाले को, तो ये हो गया 200, ये है आपके पास n/2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये है 40, ये है आपके पास देखो प्लस माइनस -n +++1। इस तरीके से आपका कुछ कहानी बन चुकी है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया 200 इज इक्वल्स टू व्हाट, n/2, ब्रैकेट के अंदर फोकस करिए, 40 + 1 ये बन जाएगा 41 -n। क्या बनेगा, अरे सर थोड़ा साफ साफ लिखो, ये बन जाएगा 41 -n। इस तरीके से ये बन चुका है। अब इसके आगे हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, आप बस ध्यान से फोकस करिएगा। ये क्या है, ये है आपके पास 200 बराबर n/2 बराबर, बराबर नहीं सर, ब्रैकेट के अंदर 41 -n। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, कैसे सॉल्व करोगे, तो जो 2 डिनोमिनेटर में है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो किस में आ जाएगा सर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है नहीं। अब ये जो n ये बाहर में है, ये अंदर आपके पास 41 -n है। अच्छा 200 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 400। इस n को यहां मल्टीप्लाई कर दो और यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू 41 हो जाएगा, फिर -1 यहां पे आएगा और n इंटू n हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 400 है आपके पास, ये बन गया 41n और n इंटू n -n²। अब ये जो दोनों चीजें राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो -n² जब इस तरफ आया तो +n² बन गया, 41 जब इस तरफ आया तो -41n बन गया, और ये आपके पास +400 तो है ही। यानी कि ये जो चीज बनी है ये बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि जब तक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं करोगे बात भाई नहीं बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम करें तो करें कैसे, पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसको देख लीजिए, वो है आपके पास n² - 41n + 400। क्या है, n² - 41n + 400। लिख दूं, n² - 41n + 400 बराबर क्या, 0। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मैंने आपको सिखाया था, ये देखिए n² के सामने क्या है, और ये 1 है, और इधर क्या है 400, तो 1 इंटू 400 कितना होता है सर जी, 400 होता है। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, कौन, -41, इसको आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि सम जो है -41 हो, और जब उनको मल्टीप्लाई करो तो 400 आए। तो सोचा सोचा सोचा, बहुत देर तक सोचा, फिर मुझे याद आया क्यों ना मैं एक नंबर 25 ले लूं, दूसरा नंबर 16 ले लूं। जब 25, अरे +25 नहीं, सुनना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको अभी ठीक कर देते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं पहला नंबर -25 ले लूं और दूसरा नंबर में -16 ले लूं। कैसे ले लिया मैंने, तो जब -25 + -16 करोगे -41 मिल जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आपको 400 भी मिल जाएगा।
चाहो तो आप ट्राई कर लो, चेक कर लो। अब इस चीज को मैंने डायरेक्ट यहां पे इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जो है ना हमारा ये है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट, उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरे चैप्टर्स में लगाना तो भाई आपका फर्ज है, इसीलिए मैंने इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को फटाफट किया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए, उस डाउट को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास n स्क्वायर, -41n की जगह क्या आ जाएगा, -25n, ये बन जाएगा -16n। ये देखो क्या है, ये है आपके पास +400 बराबर 0। अब देखिएगा जरा, इन दोनों में से आप n को कॉमन निकाल सकते हैं, यहां पे n -25 बन जाएगा। इन दोनों में से आप -16 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पे n बनेगा। अब ये कॉमन वॉमन निकालना भाई आपको आना चाहिए, फिर भी देख लो, मैंने -16 को कॉमन निकाला तो यहां पे n बनेगा। जब भी माइनस वाले टर्म को कॉमन निकालोगे तो ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 400 में से 16 कॉमन निकालोगे ना, आप सरप्राइज हो जाओगे, 25 बनेगा। इसको आप खुद करके देखिएगा, या आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक अलग चैप्टर है जो कि आपको करवाया जा चुका है, छोड़ा नहीं गया है आपके लिए। अब देखिए, यहां पे आपके पास n-25 है, यहां पे आपके पास n-25 है, तो ऐसा करो ना, दोनों n-25 को आप कॉमन ले लो। लो भाई हमने ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा आपके पास n, ये बीच का माइनस, यहां पे 16, और ये बराबर आ गया आपके पास क्या, 0 के इक्वल। यानी कि यहां पे दो केस बनते हैं। कौन से दो केस बनते हैं? पहला केस ये बनता है कि n-25 बराबर 0 होना चाहिए, और दूसरा केस ये बनता है कि n-16 बराबर 0 होना चाहिए। अगर पहले केस को सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपके पास 25 आनी चाहिए, और दूसरे केस को सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपके पास 16 आनी चाहिए। यानी कि यहां पे आपने स्मॉल n की दो वैल्यूज निकाल ली। पहली कितनी निकाल ली? पहली आपने 25 निकाल ली, दूसरी आपने 16 निकाल ली। बढ़िया। अब बात यह है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चलेगी? भाई हमें तो दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं नंबर ऑफ लॉग्स 25 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, दोनों में से एक ही सही होगा। अब एक कौन सा सही होगा? तो सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन में जो लॉग वाले क्वेश्चन आए, मैं सिर्फ लॉग वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, पहले डायरेक्ट भी बता देता हूं, फिर प्रूफ भी करके बता दूंगा। लॉग वाले क्वेश्चन में जो कम वाली वैल्यू होती है वो सही होती है, जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो गलत होती है। यानी कि सही आंसर तो होगा 16। ये तो हो गई कि अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए तो कैसे पता करें। फिलहाल अब मैं आपको इसका प्रूफ दे देता हूं। तो देखिएगा, हमारे पास बेसिकली जो लॉग का क्वेश्चन है, ये कौन है? ये बेसिकली कौन है? एक एपी है। देखो दादा, एपी है, एपी है ना, बिल्कुल एपी है। ये देखो, फर्स्ट टर्म 20 है, सेकेंड टर्म 19, थर्ड टर्म 18, और कॉमन डिफरेंस -1 है। तो ये जो एपी है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 20 है। बहुत बढ़िया। कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 है। और ये जो टर्म्स हैं, ये बेसिकली क्या दिखाते हैं? लकड़ियां, नंबर ऑफ लॉग्स या नंबर ऑफ वुडन लॉग्स दिखाते हैं। तो अगर मैं 25 ले लूं, अगर मैं 25 ले लूं, तो एक nth टर्म होता है जो कि होता है a1 प्लस n-1d। याद रखिए, आपको क्वेश्चन में एक और चीज, नंबर ऑफ रोज तो फाइंड करने को बोला ही गया था, तो वो तो ये 16 और 25 आएंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि 25 और 16 में से कौन सा गलत है। तो एक बार हम n की जगह पहले 25 पुट कर देते हैं। तो अगर यहां पे a25 आप निकालने की कोशिश करोगे, a25 क्या बताएगा कि कितने वुडन लॉग्स है? वापस से सुन लो, a25 आपको बताएगा कि कितने वुडन लॉग्स हैं। तो अगर आप यहां पे पुट कर देंगे, a1 की जगह क्या पुट करोगे? 20। लो, पुट कर दिया 20। अच्छा, n की जगह क्या पुट करोगे? अरे 25 के लिए देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 25 -1। कॉमन डिफरेंस की जगह क्या पुट करोगे दादा? -1 पुट करोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो a25 क्या बताएगा कि 25वें रो में कितने लॉग्स हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 20, ये 25 -1 24, और ये है आपके पास -1। अब इसको और सॉल्व करोगे तो ये 20, और ये देखो प्लस माइनस माइनस, और 24 इंटू 1 24, तो ये बन जाएगा 20 - 24। इसको और सॉल्व कर लोगे तो कितना बनेगा? 4 -4 बनेगा। ध्यान रखना, कितना बनेगा ये? 20 में से 24 घटा रहे हो तो -4 मिलेगा। यानी कि जो 25वां लॉग है ना, सॉरी 25वां जो रो है ना, उसमें -4 लकड़ियां हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो सर? -4 लकड़ियां हैं, -4 लॉग्स हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। कभी भी नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ वुडन लॉग्स माइनस में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। और ये कब आया है? तो ये n = 25 लेकर आया है। यानी कि ये गलत केस है, ये गलत केस है। इसीलिए सही केस कौन सा है? तो सही केस जो है वो ये है, n = 16 है। और ये जो n = 16 है, यही दिखाएगा, क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स। क्या दिखा देगा ये दिखा, अरे सर टोटल नंबर ऑफ लॉग्स नहीं, कौन? टोटल नंबर ऑफ रोज। कौन दिखाएगा ये? टोटल नंबर ऑफ रोज। अरे टोटल नंबर ऑफ लॉग्स तो क्वेश्चन में दिया था ना, 200। ये दिखा देगा कि टोटल
नंबर ऑफ रोज जो होंगे 16 होंगे। क्वेश्चन में एक और पार्ट था, आपको निकालना था कि जो लास्ट वाला रो होगा उसमें कितने लॉग होंगे। अरे ये तो बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, लास्ट वाला रो कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 16, यही तो लास्ट रो होगा। यानी कि आपको निकालना है a16 कि इसमें कितने लॉग्स होंगे। तो a16 कैसे निकालोगे, अरे सर फॉर्मूला होता है ना, भूल गए क्या, a1 प्लस 15d सिखाया था, इधर नीचे 16 रखा तो 16 में से 1 घटाया 15 बचा। अब ये a1 प्लस 15d वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा, a1 कितना है, a1 20 था, याद होगा, d कितना था, d कॉमन डिफरेंस -1 था, इतना याद रखिए। तो a16 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 20, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 1 15, सॉल्व करेंगे आप तो a16 पा लेंगे आप 5। यानी कि आखिरी रो में कितनी लकड़ियां हैं, कितने लॉग हैं, तो भाई 5 वुडन लॉग्स हैं आखिरी रो में। तो बस यहां पे जो आपका क्वेश्चन है वो होता है खत्म। अब आपको क्या करना है, तो आपको बस इतना सा काम करना है कि जो इतना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना आप लोगों के लिए, इन सारे इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, हम यहां पे आएंगे, सुकून से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मेंशन्ड है उस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे और उसके बाद एक एपी बना लेंगे। जैसे ही एपी बन जाएगा, फर्स्ट टर्म वगैरह लगा के ये सम ऑफ एन टर्म्स कर देंगे, ये 200 मिल गया, क्वाड्रेटिक बन गई। अब जब क्वाड्रेटिक बन गई तो भाई क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया है, तो उस सिखाई हुई चीज को अप्लाई करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये होमवर्क पार्ट छोड़ा है। एन की 2 वैल्यू आती है 16 और 25, इसमें से 25 को खारिज कर दिया हमने। कैसे खारिज किया, तो खारिज कुछ ऐसे किया कि हमने निकाल के देखा कि 25वां रो अगर पॉसिबल है तो उसमें नंबर ऑफ लॉग्स तो निकलने चाहिए, तो नेगेटिव निकल के आ गया, तो बात खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भाई बस हमारी बात खत्म हो गई कि n जो है 16 है, और n क्योंकि 16 है तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 16 हो गए, जो कि हमें निकालना था। और फिर हमें निकालना था कि आखिरी रो में कितने लॉग होंगे, तो मतलब हमें a16 निकालना था। a1 प्लस 15d वैल्यूज पुट करी, आपके आखिरी लॉग रो में जो है नंबर ऑफ लॉग्स आ चुके हैं 5। क्वेश्चन यहां पे होता है खत्म। और ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज को खत्म कर देगा क्या, नहीं खत्म करेगा, क्योंकि ये है 19वां क्वेश्चन। और अब बारी है किसकी, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। देख लो क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है कि अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे ही आएंगे। यानी कि एनसीईआरटी आप सॉल्व करके चले जाओ, केस बेस्ड हो भाई, एमसीक्यू बेस्ड हो, जिस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन हो, सब एनसीईआरटी कवर करके चलता है। वो आपको बताएगा नहीं कि ये जो है ना केस बेस्ड में आ जाएगा, ये नहीं करता एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है, आपके कॉन्सेप्ट देखता है और आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए सुकून से इतने बड़े क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर जो है इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम इसको स्टार्ट करते हैं। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. देखो ये डायग्राम दिख रहा है क्या, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक बकेट आपको दिख रहा होगा, बकेट मतलब खाली सा जार है, और इस बकेट से पहले 5 मीटर पे एक आलू जो है वो रखा हुआ है। बढ़िया बसी बात है भाई, बकेट से 5 मीटर दूर पे एक आलू रखा हुआ है। आगे क्या है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। और इस पोटैटो के बाद अगला पोटैटो फिर यहां रखा हुआ है, दूरी देखिए लिखी हुई है 3 मीटर। फिर अगला पोटैटो है, फिर दूरी देखिए 3 मीटर। फिर अगला पोटैटो है, फिर दूरी कितनी होगी 3 मीटर। ऐसा मैंने लिखा नहीं है अलग बार, पर हाँ जितने भी पोटैटोज आपको ये रेड से मैं करके दिखा रहा हूं, सभी पोटैटो के बीच में दूरी कितनी है, 3 मीटर है। बस यहां पे बकेट और पहले पोटैटो के बीच में दूरी कितनी है, 5 मीटर है। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। A competitor starts, there are 10 potatoes in the line। ये लाइन छूट गई थी। ऐसे कितने पोटैटोज हैं गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पोटैटो ऐसे हैं। आगे बढ़ते हैं। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket। एक कॉम्पिटिटर मतलब जो ये पोटैटो रेस टाइप का है। कैसा है पोटैटो रेस टाइप का, एक बच्ची है यहाँ पे, वो यहां से दौड़ के जाती है पहले आलू के पास, उस आलू को उठाती है, वापस बकेट पे आती है और बकेट में गिरा देती है। सुन लो वापस से क्या किया, बच्ची है वो यहां से दौड़ के जाती है इस आलू के पास, इस आलू को उठाती है, वापस से दौड़ के आती है और बकेट में आलू को गिरा देती है पहली बार। अब उसको दूसरा पोटैटो कलेक्ट करना होगा, तो अब वो अभी वो यहां पे आ गई थी, फिर वो गई, फिर यहां से आलू उठाया, फिर वापस आई, फिर आलू डाला।
फिर यहां गई, तीसरे वाले आलू को उठाया, फिर वापस आया, फिर आलू डाला। इस तरीके से जो है उसका बढ़िया सा रेस चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यही चीज यहां पे लिख दिया है। तो ये काम वो कब तक करती है, जब तक वो 10 के 10 पोटैटो नहीं ले आती है। यानी कि उसे कितनी बार ऐसे आना जाना पड़ेगा, 10 बार आना जाना पड़ेगा, क्योंकि कितनी पोटैटो है भाई, 10 पोटैटो है, 10 आलू है, तो 10 बार ऐसे आना जाना पड़ेगा, तब जाके वो सारे पोटैटोज बकेट के अंदर होंगे। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, यानी कि कितनी दूरी ये कॉम्पिटिटर जो है आपका, जो रेस दौड़ रहा है, इसको कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी इस रेस को पूरी करने के लिए। इस चीज को आपको निकालना है। यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात जो है ना अजीब सी है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब वो पहले पोटैटो पे आते हैं, किसको आते हैं हम, पहले पोटैटो की बात कर लेते हैं कि पहले पोटैटो को जाके लाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छा पहले पोटैटो को पास पहुंचने में कितने लगेंगे, 5 मीटर, वापस आने में कितना लगेगा, 5 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा उसने, 10 मीटर। क्या ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, बड़ी सिंपल सी चीज है। 5 मीटर गई, 5 मीटर वो वापस आई, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर। अगर हम सेकेंड पोटैटो की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, पहले 5 मीटर वो गई, ध्यान से सुनिएगा, पहले देखो 5 + 3 8, तो 8 मीटर वो गई, वापस कितना आई, अच्छा ये 8 मीटर कैसे आया वो भी सुन लीजिए आप, देखो जरा, 5 गई, फिर क्या हुआ, फिर 3 गई, भाई 5 में तो पहले पोटैटो तक पहुंची, पहला पोटैटो तो आ चुका है, तो अब दूसरा लेने जाना पड़ेगा ना। तो पहले 5 मीटर, फिर 3 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8 मीटर। अब 8 मीटर वो गई है बेचारी, तो 8 मीटर वापस भी तो आएगी, तो यानी 8 प्लस क्या कर दोगे आप, 8 कर दोगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, 16 मीटर। कोई इशू नहीं है, वापस से देख लीजिए, पहले पोटैटो में 10 मीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। दूसरे पोटैटो के केस में देखिए, 5 मीटर गई, फिर 3 मीटर गई, क्यों, क्योंकि दूसरा पोटैटो लाना है, तो 5 + 3 8 मीटर गई। अब 8 मीटर वो बेचारी बच्ची गई है, तो वापस भी तो 8 मीटर आना पड़ेगा, तो 8 जाना 8 आना, तो 8 + 8 16 मीटर उसको आना जाना पड़ेगा। तीसरे पोटैटो को लाने के लिए मेहनत देखिएगा, तो सुनिएगा, पहले 5 मीटर गई कि नहीं गई, देखिए 5 मीटर बिल्कुल गई, फिर कितने मीटर, फिर 3 मीटर, बहुत बढ़िया, अभी तो दूसरे पे पहुंची है, फिर 3 मीटर, यानी कि 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 11। अब भाई 11 मीटर वो आगे गई है, तो 11 मीटर पीछे भी आएगी, तो 11 + 11 कितना मीटर चलना पड़ा उसको 22 मीटर चलना पड़ा। इस तरीके से जो है उसके डिस्टेंसेस हो रहे हैं हर पोटैटो को कवर करने में। तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले पोटैटो के केस में कितना, 10 मीटर, दूसरे पोटैटो के केस में कितना, 16 मीटर, तीसरे पोटैटो के केस में कितना, 22 मीटर, और ऐसे वो बेचारे बच्चे जो है सभी पोटैटो को कलेक्ट करती है। अच्छा कितने पोटैटो हैं, तो भाई जो नंबर ऑफ पोटैटोज हैं वो 10 पोटैटोज हैं, यानी कि उसको 10 बार जो है आना जाना पड़ेगा। बढ़िया सी बात है, कोई परेशानी नहीं। हमको ये देखना है, ये जो हमने सीरीज, ये डिस्टेंस है, क्या है, ये डिस्टेंस का सीरीज है, क्या ये एपी है कि नहीं। तो देख लो जरा, अगर आप 16 में से 10 को माइनस करते हो तो डेफिनेटली आपको 6 मिलेगा। अगर आप 22 में से 16 को माइनस करते हो तो वापस से कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली कौन है, ये जो सीरीज है आपकी एपी है। और एपी है तो फर्स्ट टर्म तो देखिए लीजिए आप, भाई फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे आप, तो देख लो कॉमन डिफरेंस वो कितना है, वो आपके पास 6 है। ये दोनों चीजें आपने यहां पे निकाल ली। अब आपको निकालना है कि टोटल डिस्टेंस उस बेचारी बच्ची को कितना कवर करना पड़ेगा। क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। अच्छा उसको कितनी बार जाना पड़ेगा, 10 बार जाना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, या जो जितनी बार वो गई है बेचारी दौड़ी है, वो कितना है, 10 है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना मतलब ये जो अलग अलग डिस्टेंस आप निकाले हो, इन सब का क्या करना, सम करना, यानी कि हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर आता है 2 टाइम्स ऑफ a1, फिर आ जाता है n-1 इंटू स्मॉल d। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अभी n की जगह क्या पुट करोगे, देख लो 10 पुट करोगे, तो पुट कर देते हैं S10 = 10/2। a1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, देख लीजिए जरा, 10 है तो 2 × 10 n-1, n देख लीजिए जरा, ये है 10 - 1,
कॉमन डिफरेंस देख लो, वो 6 है, ये हमने यहां पे पुट कर दिया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है। 10 - 1 कितना होता है, 9 होता है, और ये 9 इंटू 16 आपके पास है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपके पास 5 बाहर में है, ये 20 है। 9 इंटू 6 कितना होता है, ये 54 होता है। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। S10 की जो वैल्यू है वो है 5, ये 20 प्लस 54 कितना होगा, अरे भाई ये 74 होगा, इसमें भी कोई इशू है क्या। अब 74 को 5 से सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 74 है, 5 है, 5 4 20 का 0, 2 चला गया ऊपर, 5 7 35 प्लस 2 कितना 37, यानी कि जो S10 टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करनी पड़ेगी, कितनी कवर करनी पड़ेगी, 370 मीटर कवर करनी पड़ेगी। यही चीज आपको निकालनी थी, यही चीज आपने यहां पे निकाल के दे दी है कि भाई उस बेचारी बच्ची को 370 मीटर कवर करना पड़ेगा, जिससे सारे के सारे पोटैटो जो है उसके बकेट में आ जाएं। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, केस बेस्ड क्वेश्चन यही होते हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं होते। देखो ना कितना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा पैराग्राफ था, और सॉल्यूशन एकदम छोटा सा था। बस आपको क्वेश्चन को समझना था, यू सॉल्व हो गया। तो ये सारी चीजों को आप लिखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। पहले क्वेश्चन में जितना गिवन इंफॉर्मेशन है उनको मेंशन करिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में मिलेगा। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन ऐसे मेंशन करो, फिर यहां पे आ जाओ, एपी बना लो। एपी बना लो भाई, 10 बार जाना है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल लो। अगर इतना कर लोगे तो ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया। चलो भाई, तो इसी क्वेश्चन के साथ अगर आपको मालूम होगा, अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी, तो एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज 5.3 में सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। अरे सर 10 नहीं 20 थे। पार्ट 1 में 10 करवा दिए हैं, पार्ट 2 में मैंने 10 करवा दिए हैं, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 होता है यहां पे खत्म। और यहां पे जो आपके एपी चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट वाले एक्सरसाइज है ना भाई, 5.1, 5.2, 5.3, उन सबको भी खत्म करवाया, और जितने एग्जांपल्स थे उन सबको भी मैंने यहां पे डिटेल में खत्म करवा दिया। तो अगर आपने ये वीडियो सीरीज फॉलो की है, इसका मतलब आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, और अब एग्जाम में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, पर कुछ बातें बता के खत्म करेंगे, जो बातें बड़ी जरूरी है आपके लिए। सुनते जाइएगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपके पढ़ाई में आपको हेल्प करेगा, काम आएगा, तो सुनना। तो डिस्कशन ये है कि जब आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे आते हो तो देखते हो ना कितना सारा कंटेंट रहता है। कहीं से हिस्ट्री का कंटेंट निकल गया, कहीं से मैथ्स का, कहीं से इंग्लिश का, कहीं से भाई 11, 12, 9, 10 किंडरगार्टन, कहां का नहीं कंटेंट रहता है। ऐसे केस में होता यह है कि जो आप है ना, आप उस कंटेंट को ढूंढ ही नहीं पाते जिस कंटेंट से आपको पढ़ाई करनी है, मतलब मिल नहीं पाता। मैग्नेट ब्रेन्स पे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप गूगल क्रोम पे जाइए, उस पे टाइप करिए www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस में क्लिक करो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करो। भाई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम है तो ये लो, हिंदी मीडियम का भी हमारे पास ऑप्शन है, बड़ी अच्छी बात है। यहां पे क्लास 10 को आप सेलेक्ट करो, यानी आप क्लास 10th में हो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे एक और नया विंडो खुलेगा, इसमें मान लो अब आपको मैथ्स पढ़नी है, तो ये देखो ये हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे मैथ्स पढ़ सकते हैं। इसमें वॉच नाउ का एक ऑप्शन आता है, इस वॉच नाउ के ऑप्शन को आप क्लिक कर जैसे ही दबाओगे यहां पे आ जाओगे। अब यहां पे जो भी हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, इनफैक्ट हम सारे ही कवर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ही कवर किया है। जो भी पसंद आए यहां पे आप ढूंढिए, जैसे मिल जाएगा, जो भी आपको लगेगा आप भाई क्लिक कर दो, वो वीडियो प्ले होने लगेगी। मान लो किसी मेरे वाले वीडियो पे क्लिक किया तो मैं पढ़ाने मिल जाऊंगा। अब मान लो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, इस पे दबा दो, नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगी। यानी कि इस तरीके से जो सारी चीजें हैं वो एक तरफ से आपकी कवर हो जाएगी। अब यहां पे आप देख सकते हो ये बेसिकली मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल है। ये जो हिंदी चैनल है, इस पे आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस चैनल पे आपको भले ही मैथ्स हो, भले ही साइंस हो, भले ही सोशल साइंस हो, या फिर अदर सब्जेक्ट हो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अकाउंट करके चलिएगा, है ना। कोई इशू नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें हमको समझ नहीं आया। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी हिंदी मीडियम में। बहुत दमदार टीचर है, बहुत दमदार फैकल्टी है जो हिंदी मीडियम में आपको चीजें प्रोवाइड कर रही है। तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में आपको जरा मैग्नेट ब्रेन्स के मोटो या विजन से हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जो मैग्नेट ब्रेन्स का मोटो या विजन है वो है फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन सिर्फ कुछ बच्चों के लिए नहीं, फ्री एजुकेशन पूरे इंडिया के लिए। और कौन सी क्लासेस के लिए, तो किंडरगार्टन से 12th, भाई यही तो स्कूल की क्लासेस होती हैं, यानी कि हमने सारे क्लासेस को कवर कर लिया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, आप उसके वेबसाइट पे आ जाओ, बस आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। कैसे?
तो सपोर्ट करने के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए, जिससे जो फ्री एजुकेशन का मोटो है बहुत दूर दूर तक जा सके, बहुत सारे लोग आके इन वीडियोस को देखें। बस आपको इतना ही काम करना है, आपके सपोर्ट से हम और आगे बढ़ते जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज कमेंट करिए, अपने रिएक्शन शेयर करिए इस वीडियो के बारे में। भाई हमने एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर लिया है, अब आगे क्या करवाऊंगा ना, वो लाइव सेशन में बताऊंगा। मैं बेसिकली एक लाइव सेशन के साथ आऊंगा कुछ समय बाद, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड और क्या चीजें मैं आपकी करवाने वाला हूं। तो उसके लिए वेट करिएगा, आपको शेड्यूल उसका मिल जाएगा। सो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वो तो आपने आई होप आपने कर ही दिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। सो टाटा एंड बाय बाय।